दूसरा यह भी हो रहा है, जिस पर यह समाज बार बार ऐतराज करता है, कि आजकल लड़के लड़कियां लिव इन में रहते हैं। और ये भाई आपने ही तो दुनिया बनाई है, आपने ही तो कहा कि बच्चे को पढ़ाई करो, कंपटीशन दो, तो कंपटीशन देते देते उसकी उम्र हो गई 35 साल। ये सब तो हमारा दिया सिस्टम है, जिसमें बच्चे अगर युवा हो रहे हैं, सिनेमा वो देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो पब डांस हो जाएंगे, तो संबंध कौन बनाएगा? ऊपर से आया हुआ भगवान। से अब आप माँ बाप का क्या डायलॉग है कि देखो तुम जिससे शादी करना चाहो कर लो, हमें क्योंकि वो शादी कर पाने की स्थिति में नहीं है। भाई जब तुम रिश्तेदारी में रहे नहीं, फूफा मामा चाचा ताऊ अटीदार पटीदार, जो पूरा इकोसिस्टम बनता था तुमने नष्ट कर दिया। तो जब नष्ट कर दिया तो तुम्हारे बच्चे की शादी कौन कराए? जो ये आप शादी की साइटें कह रही हैं, ये .com वो .com जितने भी .com है, उस पर भरोसा नहीं है। अब लोगों को अपने बच्चों के डायरेक्ट चुनाव पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि इसके हजारों किस्से ठगी के आ चुके हैं। शादियों की मुश्किल प्रेम विवाहों की इजाजत दे, शादियों की मुश्किल लिव इन की इजाजत दे रहा है समाज में। अभी एक मोनालिसा का किस्सा आप देखिए। कोई एक लड़की है जिसने कुंभ विवाह में आई थी, वो माला बेचती थी। उसके बाद उसने केरल में अभी हाल में शादी कर ली किसी मुस्लिम नौजवान से। कि हमारी मूर्खता का लेवल समझिए। साउथ में उसने शादी की, बवाल ना आंध्रा में हो रहा है, ना केरला में जहाँ शादी की वहां हो रहा है, ना तमिलनाडु में हो रहा है, ना कर्नाटक में। बवाल कहाँ कट रहा है? तो उत्तर भारत में, दिल्ली उत्तर प्रदेश के आसपास कट रहा है। वजह क्या है कि हमारे पास कोई काम नहीं हमारे युवाओं का। ये जो लंपट समाज है, प्रेम का जो द्रोही है, बेसिकली वो प्रेम का द्रोही नहीं है। इसको आप मनोवैज्ञानिक ढंग से समझें और थोड़ा दार्शनिक अंदाज में, तो बेसिकली ये ठुकराया हुआ प्रेम द्रोही, जिसने अपने भी वक्त में प्रेम करना चाहा, खुद भी प्रेम करना चाहा, लेकिन उसके प्रेम पर जो बंदिशें लगी, उसका बदला लेता है वह दूसरे के प्रेम को रोक। तो हमारे यहाँ प्रेम का सारा सौंदर्य बोध जातीय है, शारीरिक ढांचे पर है, शारीरिक रंग पर है, उसके भोजन पर भी। क्योंकि हम समाज इतना कॉम्प्लेक्स बनाकर ले आए हैं, जहाँ प्रेम प्रेम की तरह नहीं होता, बल्कि प्रेम इन सारी बाधाओं से होकर जब निकलता है, 7वीं 6वीं से प्रेम करना शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन तक, मतलब पूरे 12 साल हम प्रेम ही करते रहते हैं। जब हमें विज्ञान पढ़ना था, जब हमें शास्त्र पढ़ना था, जब हमें चीजों को समझना था, और सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने का वक्त था, तब हम प्रेम की पंक्तियां लिख रहे होते हैं। रात रात भर अपनी प्रेमिकाओं के लिए जगते हैं, या प्रेमियों के लिए हम उनके बेवफाइयों के, वफाइयों के किस्से गढ़ रहे होते हैं। हमने नहीं तय किया है कि किस शहर में रहना है, किस इलाके में रहना है, हमारे संबंध कैसे होंगे, हिंदू मुसलमान कैसे रहेंगे, अगड़े पिछड़े कैसे रहेंगे। ये समाज ने नहीं तय किया है, यह राजनीति के डिक्टेशन ने सत्ता पाने के लिए हमको दिया है, और कारपोरेट की। हम सिर्फ वो लोग हैं जो मशीन के कलपुर्जे हैं, जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। हम तय कुछ भी नहीं। अजय, पुनः स्वागत। किंतु परंतु को समय देने के लिए। और आप लगातार ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए आप से बात ये वाली हो नहीं पाई। मैं इसको थोड़ा और पहले करना चाहती थी, खासकर वैलेंटाइंस डे के समय में चाहती थी कि रिकॉर्ड करें हम लोग ये बात को। मैं मोहब्बत पर बात करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ लव, व्हाट डज़ इट मीन्स। भारत के समाज में प्यार का क्या मतलब है? क्या प्यार भयमुक्त है? यहाँ पर भय का इतना माहौल है समाज में, और इस दौर में मोहब्बत या प्रेम, महिला और पुरुष के प्रेम की बात कर रहे हैं, और किसी तरह का वो जो नाटक होता है कि माता पिता से प्रेम करो और समाज से प्रेम करो, धर्म और राष्ट्र से प्रेम करो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो प्रेम का जो माहौल है वो क्या है इस समय भारत में? राजनीति हमारी ज़िंदगियों में घुस आई है, वो हमें किसी से प्रेम करने के लिए भी बता रही है कि करना है नहीं करना है, जैसे वो हमारा खान पान वेशभूषा सब कुछ तय कर रही है। देखिए, प्रेम तो भारत जैसे समाज में कहें या भारतीय उपमहाद्वीप जिसे कहते हैं, बाकी दुनिया का तो मैं बहुत ठीक से नहीं जानता, लेकिन हमारे देश में प्रेम पहले भी मुश्किल ही था। तब समाज रोकता था। तो समाज की में हमेशा एक गतिकी होती है, समाज की अपनी एक स्वाभाविक गतिकी होती है। जब वो रोक रहा होता है, उसी वक्त बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम उसको प्रोग्रेस भी दे रहे होते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से प्रेम पर पाबंदियां हैं, इस एआई के युग में प्रेम पर पाबंदियां हैं। सोचिए, ये 21वीं सदी है, तकनीक की सदी है, और अब ये एआई का युग है। और इस युग में जब हम पूरी दुनिया में मुकाबला करने की सोच रहे हैं, तो हम इस एआई के युग में हैं। और इस एआई के युग में हमारी स्थिति ये है कि हम प्रेम में जातीय और धार्मिक बंधनों को राजनीतिक रूप दे रहे हैं। समाज जब तक प्रेम को रोक रहा था,
या जो रोकता है समाज, उसमें मैंने कहा कि उस समाज में एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट भी मौजूद होता है जो उसको सपोर्ट करता है। लेकिन राजनीति में यह तत्व नहीं होता है। राजनीति एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक सीधा लक्ष्य होता है और वह सत्ता को हासिल करना होता है। और सत्ता को हासिल करने के लिए राजनीति किसी भी तरह के लॉजिक को केवल सत्ता की तरफ निरूपित करती है, वो उस दिशा में उसको ले जाती है। लेकिन समाज की यह गति नहीं होती है। समाज की अपनी एक स्वाभाविक गति होती है जिसमें पुरातन पंथी, जिसमें ढोंग, पाखंड, जाति, धर्म और प्रगतिशीलता पैरेलल मौजूद रहती है। इसलिए जब हम प्रेम पर बात करते हैं, इस बुनियाद को अगर हम समझ पाएंगे कि जो हम प्रेम करते रहे अब तक, उसमें राजनीति का हस्तक्षेप बहुत कम था, लेकिन अब राजनीति के साथ साथ सत्ता का हस्तक्षेप है। मतलब सरकार तय करती है कि आप पार्क में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप पार्क में एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। यह सत्ता तय करने लगी है, जो कि उसके काम का हिस्सा नहीं है। यह स्थिति यह बताती है कि बेसिकली इंक्रोचमेंट जो है, अतिक्रमण जो है नागरिक के जीवन में, पहले वह हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण हुआ सत्ता का, फिर हमारे जातीय और धार्मिक संदर्भों का अतिक्रमण हुआ कि हम किन जातियों के साथ बैठें और किन धर्मों के लोगों के साथ बैठें, फिर हमारे खान पान पर अतिक्रमण हुआ कि आप अगर फला मांसाहार करते हैं तो आप फला आदमी हैं और फला मांसाहार करते हैं तो आप फला तबके के हैं। उससे आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक विकास करके आए इस देश में, खासकर भारत में, कि हम यह तय करते हैं कि हम प्रेम किससे करें, किसके लिए हमारे दिल में मोहब्बत की लौ जले, किसके लिए हमारी आंखें नम हों, किसके लिए हमारे चेहरे पर चमक आए, किसके लिए हम ब्लश कर जाएं। ये सब कुछ बताने के लिए सत्ता का इंक्रोचमेंट आ गया। मैं इसको बिल्कुल अलग धरातल पर देखता हूं कि हमने क्रमशः जो सत्ता का इंक्रोचमेंट स्वीकार किया समाज में, और समाज के डिक्टेशन को हमने राजनीति के डिक्टेशन में बदल दिया, और राजनीति के डिक्टेशन का एकमात्र लक्ष्य है सत्ता, तो वो हमारे तक इंक्रोच कर गई। और आज जो आप देख रही हैं, मौजूदा समय में जो आप देख रही हैं कि प्रेम करना, जिस देश में शादी मुश्किल हो रही है उस देश में प्रेम भी मुश्किल हुआ जा रहा है। यह आश्चर्य है। आप कह रहे हैं शादी मुश्किल हो रही है? बेहद मुश्किल दौर से शादियां गुजर रही हैं। इतनी तो शादियां, तो इतना इंडस्ट्री बन चुकी है शादी। तो देखिए, शादी की इंडस्ट्री का मामला ये है कि जो मानव जीव, मतलब हमारा जो एक उम्र का समय है, उस उम्र के समय को शादियां वो जो कर रही हैं, शादी को समझना चाहिए हमें। प्रेम और शादी दोनों दो चीजें। बिल्कुल। प्रेम जो है प्रॉपर्टी के मालिकान नहीं बनाता है, शादी प्रॉपर्टी के मालिकान बनाता है। तो विवाह चाहे प्रेम का हो और चाहे विवाह परिवार द्वारा कराया जाए, विवाह विवाह होता है। प्रेम तब तक ही रहता है जब तक उसमें संपत्ति की भागीदारी नहीं होती है। इसलिए अक्सर ही प्रेमिकाएं या प्रेमी एक दूसरे से पूछा करते हैं बेवफाई या रूस जाने के दौरान या गुस्सा में या किसी भी तलखी में कि मुझ में क्या कमी है जो तुम्हारी बीवी को नहीं छोड़ते और मुझे छोड़ देते हो। उसकी वजह बीवी में नहीं है, उसकी वजह संपत्ति संबंधों में है। चूंकि वह प्रॉपर्टी को इनहेरेंट करना है, अगली पीढ़ी में ले जाना है। जो हम रोज किस्से सुनते हैं कि फला बीवी से मुझे कोई प्रेम नहीं है लेकिन हम साथ रहते हैं, ढेमका से मुझे कोई प्रेम नहीं है, बीवियां भी कहती हैं कि लेकिन हम साथ रहते हैं। लेकिन वो प्रेमियों के साथ या प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ शादी से पहले या शादी के बाद भी उस कमिटमेंट और उस बॉन्डिंग से नहीं रह पाते जिस बॉन्डिंग से विवाहित स्त्री के साथ रहते हैं। क्योंकि विवाहित स्त्री में संपत्ति की बुनियाद बच्चा जनना है, बच्चा होगा, पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी और आप मालकिन बनेंगे। तो प्रेम और प्रेम विवाह या शादी का प्रेम, दोनों में जब तक प्रेम है तब तक संपत्ति नहीं है, और संपत्ति का मालिकाना हटता है फिर वहीं से सारे शब्द आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैरिज जो है वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, एक तरह का गहरा फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, क्योंकि दुनिया ही फाइनेंस है। सारे रिश्ते और नाते ही पैसे से जुड़े हैं हमारे मुल्क में। मतलब स्थिति ये है कि हमने अपने बच्चों को जैसे जैसे हमारा विकास हुआ,
हमने बच्चों को अपना ऑपरेटर्स बनाया है, अपनी पीढ़ियों को। ऑपरेटर्स यूँ बनाया है कि अगर हम बच्चे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी बच्चे को हम 10-20 हज़ार रुपये महीने में पढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वह बच्चा IIT, IIM या कोई ऐसी बड़ी चीज़ करे जिससे हमारा जो यह लागत मूल्य है बच्चे में वह वापस निकल आए। अब इसको माँ बाप प्यार की तरह कहें, मोहब्बत की तरह कहें, मेधा की तरह कहें, वह शब्द चाहे दो जो दें, लेकिन निर्ममता तो यही है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट। प्रेम भी उसी तरह की चीज क्रमशः होती जा रही है। प्रेम में सबसे बुनियादी जो समस्या आती है, मतलब जितना मैं समझ पाया हूं, प्रेम और दोस्ती में एक बारीक सा फर्क होता है, और वो फर्क ही असल में रिश्तों की बुनियाद पर खड़ा होता है। जैसे प्रेम किसको कह देते हैं? प्रेम मान लीजिए उसको कह देते हैं, दो तरह की बहसें होती हैं इस देश में कि क्या हमेशा यौन संबंध वाला ही प्रेम असली प्रेम है या मानसिक प्रेम भी असली प्रेम है? इस पर विवाद होती है। जब हम बड़े हो रहे थे वो प्लेटोनिक लव का बड़ा चक्कर था, ठीक है। वो असल में प्लेटोनिक जो लव है वो अंततः शारीरिक प्रेम पर जाके खत्म होता है, और वहीं से स्त्रियों के उद्गार आते हैं। मर्द तो कम कहते हैं क्योंकि वो जीती हुई नस्लें हैं, अपनों को इस रूप में समझते हैं। स्त्रियां कहती हैं, लड़कियां कहती हैं कि तुम्हें वो मिल गया, उसके बाद तुम सारा प्रेम खत्म हो गया। बेसिकली वह जो प्रेम था मन का, वह तन पर जब कन्वर्ट हुआ, उसके बाद प्रेम की हकीकत आपके सामने थी। तो वह भावबोध कैसे हो सकता है? और आप देखिए, मर्द तो ऐसी चीज है ना, आप हमें पीढ़ियों से क्या समझाया गया, जैसे मतलब हमें पीढ़ियों से तो यही है। आप मतलब हमारे देश में प्रेम क्या चीज है? प्रेम तो ये है कि बच्चा 7वीं क्लास से प्रेम की कोशिश करता है और ग्रेजुएशन तक बेचारा प्रेम के ही शास्त्र में लगा रहता है। उससे अच्छे तो दुनिया के जो बुरे देश हम कहते हैं कि अब संस्कृतियों ज़्यादा अच्छे हैं, कि क्योंकि उनके सामने बच्चा अपनी बाकी मेधा में लगता होगा, बाकी काम करता होगा। हमारे मुल्क की तरह वह प्रेम के गुणागणित में ही पूरा अपना जो क्रीम वक्त है वो नहीं बर्बाद करता। और हमारी सारी पीढ़ियाँ, पूरे देश की पीढ़ियाँ, चूंकि हमारे यहाँ प्रेम में इतने प्रतिबंध हैं और हम उसको ग्लोरीफाई भी करते हैं। जैसे हम शराब के सेवन को ग्लोरीफाई करते हैं, नशाखोरी का हमारे यहाँ ग्लोरीफाई करने का पूरा चलन है, और ये हमारे DNA में है। इसका उत्तर दक्षिण का फर्क नहीं है, पूरब पश्चिम का। हम पूरा भारत एक है। और वो ये है कि हम बड़ों के सामने नहीं शराब पीते, तो हम सिगरेट नहीं पीते, या हम प्रेम संबंध में अपनी प्रेमिकाओं से नहीं मिलते। ये सारा कुछ आपको क्या करता है? उलझा देता है। यानी जो मेधा विज्ञान में लगनी थी, शोध में लगनी थी, बेहतरीन इस संस्कृति को करने में लगनी थी, जो बुद्धि इन पहाड़ों, इन नदियों को बचाने में लगता, वह सारी बुद्धि, सारी मेधा आपके प्रेम करने के तर्जुमे में लग जाती है। हाँ, सारी नौजवानी इसी में लग जाती है कि एक बार देख लें, एक बार मिल लें। तो वो सारा प्रोडक्टिव टाइम जो वो अपने को तरक्की में लगाता है, नौजवान या लड़की लगाती, तो वो उसमें लग जाता है। ये बात सच है। देखिए ना, यानी अगर माँ बाप थोड़ा सा अपनी जकड़बंदी को रिलैक्स करें और अब ये बात समझें कि यही उम्र है मोहब्बत करने की, यही उम्र है आकर्षित होने की, और ये होगा, और उसमें बुनियादी समझ दे दें कि बेटा सेफ कैसे रहना है, सेफ्टी ज़रूरी है, किसी फ्रॉड के चक्कर में कैसे नहीं फंसना है। तो ये सब चीज़ें तब होंगी जब माँ और बच्चे के बीच में आदान प्रदान होगा, संवाद होगा, है ना। जब वो सेफ महसूस करेगा कि मैं अपने माँ बाप को ये बात बता सकता हूँ कि मेरी दोस्ती इसके साथ आगे बढ़ रही है। अगर वो लड़की अपने माँ बाप को ये बातें बता सकती है कि वो कौन लड़का है जिसके साथ उसकी ख़ास दोस्ती बन रही है, तो माँ बाप के पास ज़्यादा ऑप्शन होगा शुरू से अपने बच्चे को गाइड भी करने का, और ये भी ध्यान रखने का कि वो पात्र है या कुपात्र है। अगर कुपात्र है तो वो बता सकेंगे, और लड़की को भी ये भरोसा रहेगा कि सुपात्र होता तो घर वाले मना नहीं करते या चिताते नहीं। तो ये जो पर्दा है माँ बाप का बच्चों का आपस में, कि अपने सबसे नर्म, नाजुक और गहरे जज्बात बच्चे अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते, और इस वजह से वो गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, कुपात्र के साथ चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। दरअसल ये पूरे पारिवारिक सिस्टम के इकोसिस्टम में ही नहीं है संवाद। हाँ, जैसे हमारा पूरा पारिवारिक सिस्टम, हम जितने अपने को संस्कृतिवान कहें, लेकिन हमारा पारिवारिक सिस्टम एक पुलिसिया रेजिमेंट की तरह चलता है। ऊपर का साहब नीचे, नीचे का साहब उसके नीचे, उसका नीचे, उसके नीचे। अब जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, इसके दो आपको पात्र दिखाई देंगे। एक मैं जो अभी कह रहा था,
पुलिसिया सिस्टम है जिसमें गांव आते हैं, छोटे शहर आते हैं, कस्बे आते हैं, एक महानगर है जहां कोई किसी को पूछने ही वाला नहीं है। लेकिन अभी चूंकि माँ बाप वो हैं जो उन ग्रामीण इलाकों से होकर आए या वहीं से पले बढ़े, तो संवाद नहीं है। जैसे जिस प्रेम सबसे खूबसूरत वक्त है, सबसे कोमल भावनाएं उस लड़के या लड़की के मन में पनप रहे हैं, उसको लेकर सबसे वो भरोसेमंद है, जिसके कंधे पर वह अपना सर रख रहा है, जिसके हाथों में हाथ लेकर वह चल रहा है या चल रही है, जिसके साथ वह घूम फिर रहा है, वह उसके बीच सबसे नजदीकी है। लगभग आत्म हो जाना कहते हैं इसको प्रेम की भाषा में। जो दो लोग हैं एक जान हो जाते, भले शरीर अभी न मिला हो उनका, लेकिन उस बीच जो बॉन्डिंग रहती है, उस बीच जो भावनाएं रहती हैं, उसको हम डंडे से ठीक करते हैं, हम डांट डपट के ठीक करते हैं। जिस वक्त उस बच्चे को हाथ लेके किनारे हमें बात करनी चाहिए, उस वक्त हम उसका बाल पकड़ के दे दनादन कूटते हैं। ये हम भारतीय हैं, जान ले लेते हैं। तो इसका मतलब कि अब चूंकि इस अनुभव से जो युवा पका हुआ है, अपनी छोटी बहनों को, अपने दूसरे रिश्तेदारों को देखा हुआ है या देखी हुई है, तो वह अपने माँ बाप से इस तरह की बातें नहीं करते और उसको 100 गुनाह की तरह छिपाते हैं, और हम इसको संस्कार कहते हैं। सबसे खराब बात यह है कि इस अपनी गड़बड़ी को हम संस्कार कहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हमने सभी आधुनिक चीजें अपना ली हैं, अगर हम शहर में रहते हैं, हमारे सामाजिक दायरे खत्म हो गए हैं और हम एक व्यावसायिक शहर में रह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वह लड़की निकल रही है। तो लड़की अगर पढ़ने जा रही है, नौकरी करने जा रही है, तो सब ठीक है। तो क्या वह जो मन की कोमल भावनाएं हैं, जिसके लिए वो नौकरी कर रही है, जिसके लिए वो पढ़ रही, जीवन के लिए पढ़ रही है, आनंद के लिए पढ़ रही है, एक सुख के लिए पढ़ रही है, उन सबके केंद्र में तो प्रेम है ना? बिल्कुल। तो उसकी अस्वीकार्यता बताती है कि हम असंवेदनशील हैं। हम न सिर्फ ठेकेदार हैं, बल्कि हम असंवेदनशील हैं। एक संवेदनशील माँ बाप अपने बच्चों के इस बुरे, ऐसा नहीं कि वो माँ बाप प्रेम से नहीं गुजरे हैं, वो इसी भारतीय समाज से आए हैं, लेकिन भारतीय समाज का यह दोगलापन इतना चरित्रवान है कि एक माँ जो कि खुद एकाध प्रेम करके ही आई होगी पवित्र गाय बन के, एक पिता जो खुद एकाध 2-4 प्रेम करके बना होगा बाप, वह माँ और बाप अपने नेक्स्ट जनरेशन जब वो प्रेम कर रहे होते हैं, तो उनको फिर उसी तरह का व्यवहार करते हैं कमोबेश जैसा उनकी पिछली पीढ़ियां उनके साथ की होती। तो इस दोगलेपन में, मतलब ये जो दोधारी बात है या दो मुहापन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब पाषाण युग से लेकर, मतलब कहने का मतलब 100 साल पहले से लेकर, और अब जब हम AI युग में आ गए हैं, तब तक हमारे में कोई परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। क्वांटिटेटिव चेंज इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि शादियां मुश्किल होने लगी हैं। शादियां मुश्किल का मैं उदाहरण देता हूं। इस देश में कहते हैं जाट समाज सबसे कट्टर समाज है। अभी हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ खाप होती है, बाकायदा जो गांव है राकेश टिकैत का, जो किसान नेता है, वही जाट नेता है, उनके भाई और उनके नेतृत्व में 300 से ज्यादा खापों ने लगभग 1 लाख लोगों की 3 दिन का सम्मेलन किया, जिसमें 40 से 50% युवा थे। और उस सम्मेलन में जाटों के, जिसमें अन्य जातियों के भी खाप पहुंची थी या जातीय प्रतिनिधि पहुंचे थे, गुजरात से लेकर बिहार तक और इधर दक्षिण से लेकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हर समाज के लोग थे। उसमें तय हुआ कि अगर माँ बाप प्रेम विवाह की इजाजत देते हैं तो फिर आप दूसरा पास पड़ोस जो है उसका ऐतराज नहीं करेगा। अच्छा, समाज जो उंगली उठाता था, अब समाज, यानी कि उनके यहाँ समाज उंगली उठाता था। देखिए, समाज मजबूर, वो तो कहीं भी दुनिया में, जैसे मान लीजिए किसी ने पड़ोस में, जैसे आप इस तरह व्यवहारिक तौर पे बात करें, भाई चाचा की बेटी ने शादी कर ली, ठीक है, तो बेटी ने शादी कर ली, चाचा को आके बता दिया तो गुस्सा गुस्सी हुए और उन्होंने क्या कहा, छुपा के रखना, किसी को बताना मत, इस शहर में मत आना, ठीक है। अच्छा। तो ये किस लिए कहते हैं? वो इसीलिए तो कहते हैं कि बाकी लोगों का प्रेशर ना हो। उन्होंने तो ये बताया ही। हर माँ बाप अपने बच्चे को क्यों छोड़ेगा? जिसको 9 माँ पाली है, जिसको पिता खिलाया है, जिसको अपने खून से सींचा है, 1-1 रुपया कमाकर उसको पढ़ाया लिखाया है, उसको कोई बहुत ऐतराज कभी नहीं रहा है। ऐतराज इस 4 लोग नाम के जीव को रहा है और इस समाज को रहा है। फिर मैं वही कहता हूँ,
ये भी दोगलापन हमारा नहीं जाता है कि हर दूसरे आदमी की बेटी और बेटा भी प्रेम करते हैं इस देश में। जो एतराज कर रहे हैं उनके भी करते उनके हैं। भी बेटा बेटी प्रेम करते हैं, लेकिन जब दूसरे के चौधरी बनते हैं और दूसरे की बात आती है तो तुरंत वो पवित्र गाय के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हर परिवार दूसरे परिवार के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है, उसके बेटा बेटी के निजी जीवन में झांक करके और वो रोकता है। लेकिन अब क्या है कि महानगरीय जीवन सभ्यता में आने के बाद हुआ यह है कि शादियां मुश्किल हो गई हैं, पारिवारिक ढांचे टूट गए हैं। दूसरा क्या हुआ है कि लड़कियां बड़ी संख्या में छोटे मझोले शहरों से महानगरों में आना शुरू हुई हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं जिन इलाकों का हूं, मान लीजिए लखनऊ है, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, बनारस है, इन शहरों से लड़कियां पहले गांव से निकले उनके माँ बाप, फिर वो छोटे शहर में आई, उससे वो दिल्ली आ गई, हैदराबाद चली गई, चेन्नई चली गई। वहां जाने के बाद अपने जातीय जो लोग हैं जिनसे कि शादी के माँ बाप कहेंगे, प्रेम करके या बिना प्रेम करके भी, उनसे बेहतर युवा, उनसे बेहतर कैलिबर वाला, उनसे ज़्यादा सुंदर लड़कियों को लड़के दूसरे समाजों के मिल जा रहे हैं। इसलिए हो क्या रहा है कि सभी समाजों के लड़कों के यहाँ शादी का संकट है, खासकर ऊपर की जातियों में, जिसको ये 5-6 जातियाँ कहते हैं, ब्राह्मण से लेकर नीचे जाट, गुजर भी जोड़ लीजिए थोड़ा, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, ये सब जोड़ लें तो इनमें भयंकर संकट चल रहा है शादी का। क्योंकि जो एलिजिबल लड़कियां हैं वो सभी जातियों से शादी कर रही हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि अंदर खाने ये बात हो सकती होगी कि हमने बेटियों को पढ़ा लिखा करके जो कामयाबी दिखाई, तो उस कामयाबी के चलते अब वो अपने फैसले खुद करने लगी हैं और ये संकट है। ये बात तो हो रही है, लेकिन अब चूंकि इतना आधुनिक समय हो गया है कि वो देखिए, जैसे भारत में एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे भारत में गर्भ निरोध का काम कभी गर्भ निरोध की गोलियों ने नहीं किया, कभी कंडोम ने नहीं किया। भारत में गर्भ निरोध का काम सिर्फ और सिर्फ महंगाई ने किया। वो कौन ले आया? फैमिली प्लानिंग। कारपोरेट ले आए, बाजार ले आए। फैमिली प्लानिंग कभी नहीं हो पाई दवाइयों से, गर्भ निरोधक दवाइयों से या गर्भ निरोध कभी नहीं हो पाई इस देश में। लेकिन जैसे महंगाई पिछले 10 सालों में चरम पर आई है, 20 वर्षों में, आप देखिए बच्चे सभी समाजों के, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके घटते जा रहे हैं। गरीबों में भी हाँ, खूब घट रहे हैं। उसी तरह शादी का संकट है। यानी हम अपने सामाजिक बदलाव की जो उद्वेलना होती है, उससे भारतीय समाज का जो ये दोगलापन है या दोमुहापन है, यह बदलने को तैयार नहीं है। ये बाजार की मार से बदलता है। जैसे बाजार की मार पड़ी तो बच्चे कम पैदा होने लगे, बाजार की मार पड़ी, आधुनिकता आई, तो फिर शादियां भी प्रेम विवाह की इजाजत इन चौधरियों ने देना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बताएं कि उस मतलब हर तरह के लोगों से शादी की इजाजत है, यानी हिंदू मुसलमान, दलित, सवर्ण, ये सब भी है? मैंने पूछा, ये नरेश टिकैत से ही पूछा, मेरा सवाल था ये कि इजाजत कितनी, किस हद तक? तो हंसने लगे वो, कहे देखिए लेकिन मतलब मुस्लिम समाज में तो धर्म अलग है और दलितों में हमने कुछ कहा नहीं है, लेकिन मतलब हमारा ये कहना है कि हम कर सकते हैं अगर करना चाहें। अब सवाल यह है कि जातीय बोध भी एक सौंदर्य बोध है भारत में। जैसे नो डाउट धर्म में आप कह रहे हैं जातीय बोध सौंदर्य बोध है? हाँ, बिल्कुल है। बताइए जरा एक्सप्लेन। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो दलितों को छोड़कर दूसरी जातियां हैं, वो अपने को दलित से ऊपर काट लेती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रेजिम आने के बाद मुसलमान भी उच्चतर जातियों में अपने को मानते थे, खाद, सैयद, खान, ये सारे लोग। लेकिन मुसलमान जैसे दूसरा रेजिम आया सरकार का 11-12 साल पहले, मुस्लिमों को लेकर जो बातें हुई, उसके बाद मुसलमान थोड़े छंट गए मुख्य जातीय दायरे में। नहीं तो खूब मुस्लिम नौजवानों से प्रेम से शादियां हो रही थी, खूब प्रेम विवाह हो रहे थे। आपको बहुत सारे लोग अभी मिल जाएंगे जो हम लोगों की उम्र के होंगे और उन्होंने खूब मुस्लिम समाज में या मुस्लिम समाज के लड़कों ने हिंदू लड़कियों से शादी की होगी, क्योंकि आर्थिक रुतबा मुसलमानों के एक तबके का पर्याप्त ऊंचा है। वो उद्योग में है, नौकरियों में है, पत्रकारिता में है, सिनेमा में है, सभी जगहों में, कला में है, संगीत में है। तो वो हो रहा था, ये रुका। तो जो मैं जातीय बोध कह रहा हूँ एक सौंदर्य बोध है। जैसे हमको लगता है कि इसमें कैसे शादी करें, वो सौंदर्य बोध कह रहा हूँ। अब जातीय बोध कैसे आता है? और वही सौंदर्य बोध में, क्योंकि जाति को लेकर हमारी अपनी समझ है ना समाज की, ये इस जाति का है, ये खाता है, इसके यहाँ ये पानी है, वो पानी है। इन सभी जातियों ने मिलकर, पिछड़ी और सवर्ण जातियों ने मिलकर दलित समाज को आज भी
सबसे नीचे की श्रेणी में डाला हुआ है। और मैं बार बार कहता हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ, सवर्ण और पिछड़ी जातियों के लोग दलित समाज के लोगों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार में 19-20 का भी फर्क नहीं रहता है। बुनियादी फर्क है साथ भोजन का, साथ उठने बैठने का। शादी अगर सवर्ण से दलित का बेटा कर लेगा तो भी मारा जाता है इस देश में, और पिछड़े से भी कर लेगा तो भी मारा जाएगा। और रिकॉर्ड पर अगर आप जाएंगी तो सबसे ज़्यादा पिछड़ों ने ही दलितों को मारा जी। तो इस रूप में एक सौंदर्य सिस्टम बना है, जातीय सौंदर्य सिस्टम है। भोजन से हम अलग होते हैं। अभी मैं तमिलनाडु में था, तमिलनाडु के एक इलाके में था, वहाँ बातचीत हो रही थी दलित समाज के लोगों से। तो दलित समाज के लोग, फिर पिछड़ी जातियों के लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हमारे यहाँ तो मतलब उनके यहाँ मांसाहार में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे वो लोग जो है वो ये भैंस का मीट खा लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि नहीं, ये दलित लोग जो है वो सुअर और गाय का मीट खाते हैं, इसलिए हम उनके यहाँ नहीं जाते। ये सौंदर्य बोध है। एक पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, जो ये शिकायत के रूप में कह रहा था कि हम जो है बकरे से लेकर भैंसे तक आते हैं, उसके नीचे नहीं जाते हैं, और ये वाले जो है उससे नीचे चले जाते हैं, तो इसलिए हम इसके यहाँ कैसे जाएं। तो भोजन एक सौंदर्य बोध है जो जातीय भावना से ही आता है। तो फिर उसमें प्रेम भी है। मुझे लगता था भोजन हायरार्की है, लेकिन आपने कहा कि एस्थेटिक्स है। हाँ, ये हमारे देश में है। यहाँ तक कि रंग और प्रेम का बहुत गहरा रिश्ता है। जब प्रेम करते हैं हम तो उसमें रंग गोरा, मतलब आप जब समाज में जाएंगी दलितों के बीच या सवर्णों के बीच, जो सांवले लोग हैं, सवर्णों में बहुत सारे उत्तर भारत में लगभग सांवले, गहरे सांवले लोग पर्याप्त संख्या में सवर्णों में मिलते हैं। तो लोग बातचीत में, अगर कोई लड़की प्रेम करती है किसी गोरे से, तो कहीं नहीं प्रेम देखा जाता है, सीधे रंग ही देखा जाता है। और कहा जाता है कि क्या ये यही तुम्हें मिली थी? तो प्रेम नहीं है, ये क्या है? हमारे यहाँ प्रेम के ऐतराज जातीय ऐतराज भी है, और वो हमारे जातीय संस्कारों में वो प्रेम दिखाई देता है। जैसे दलित समाज से अगर शादी करके सवर्ण लाएगा तो आपने बहुत सारी शिकायतें सुनी होंगी कि वो अक्सर कहता है हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, तुम्हारे समाज में ऐसा नहीं होता। वो सब जातीय दायरा ही है, और उस वजह से ये रूप बनता है। मोहब्बत के मामले में एक भय का माहौल जो पैदा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उसमें हिंदू मुस्लिम शादियां तो एक बात हो गई, उसके लिए तो कानून ही बन गया, लेकिन हिंदू की शादियों में भी हम ये बात देख रहे हैं कि आपको इजाज़त नहीं है। तो आपने जो खाप पंचायत की बात करी है, यानी कि बदलाव आ रहा है। ये खाप पंचायत में यहाँ तक कहा गया, और इस पर रेजोल्यूशन पास हो गया है कि गुजर, राजपूत और जाट एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। ये समान जातियां हैं। और ब्राह्मण और बनिया वो अलग है। और सक्सेना और ये लोग, जो इन लोगों का अभी नंबर नहीं है, क्योंकि जाट प्रभुत्व में थे वहाँ, उन्होंने ये बात कही, लेकिन अभी इस पर रिएक्शन गुजर और राजपूतों ने नहीं दिया है। लेकिन ये बात कहना ही अपने बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये मैं कह तो रहा हूँ कि जो गर्भ निरोधक के साथ हुआ महंगाई, यहाँ शादी का संकट है। बड़े बड़े खेत हैं, खलिहान हैं, घर हैं, द्वार हैं, बेईमानी से कमाया हुआ जो रुपया है पिताओं के पास, वो कहाँ जाएगा? कौन खाएगा उसको? उसका संकट पैदा हो गया है। बच्चे आ ही नहीं रहे, प्रेम विवाह करके यहाँ नोएडा में शिफ्ट हो गए, गाजियाबाद में शिफ्ट हो गए, गुड़गांव में शिफ्ट, गाँव जा ही नहीं रहे। बाप ने कहा गाँव मत आना, वो आखिर संपत्ति क्या होगी? ओह अच्छा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का क्या होगा? मैंने जो आपसे पहले मतलब पंक्तिबद्ध ढंग से जो बातें कही सूत्रीकरण में, वो वही है। प्रेम से ऐतराज है, प्रेम विवाह से अब ऐतराज नहीं है। प्रेम की इजाज़त कल भी नहीं थी समाज में, और प्रेम की इजाज़त आज भी नहीं है। प्रेम हमेशा अपने स्वतंत्र अस्तित्व में चोरी छुपे ही बना रहेगा, और वह अनंत काल तक बना रहेगा। ये कितना तकलीफ दे है कि बच्चों को अभी भी ये भरोसा नहीं हो पाया है कि हम अपने प्रेम के बारे में अपने माँ बाप से बता सकें। लेकिन अगर वो शादी कर चुके हैं तब फिर कोई बात नहीं। प्रेम विवाह अगर करने जा रहे हैं, जैसे माँ बाप, आपने भारतीय फिल्में देखी होंगी, आप भारतीय फिल्में देखिए और भारतीय आधुनिक समाज देखिए। आधुनिक समाज वाले, जैसे आप अगर किसी दोस्त के यहाँ जाइए और कहिए कि उनकी बेटी फलां डेजी से प्रेम करती है, तो पहला सवाल माँ बाप का यही होगा कि ठीक है, तुम प्रेम कर रही हो, ठीक है, लेकिन इसको सीरियस समझना और शादी होगी। तो माँ बाप को इजाज़त है। तो हमारा समाज इतना आधुनिक आया है, लेकिन यह आधुनिक अपने कल्चरल मॉडिफिकेशन से नहीं आया है,
सोशल मॉडिफिकेशन से नहीं आया है, प्रॉपर्टी के मॉडिफिकेशन से आया है। ये Financial- लड़की भाग के चली जाएगी कहीं या लड़का भाग के चला जाएगा तो इस माल का क्या होगा? क्योंकि उस माल को खाने वाले अब चाचा के बेटे रहे नहीं, अच्छा, क्योंकि अलग हो गए हैं। आप महानगर में रहते हैं, चाचा कहीं और, आप कहीं और। ये सब कुछ तो अमीरों के मामले बता रहे हैं आप। ये सब अमीरों के नहीं मामले हैं, ये देश के 30% की स्थिति हो गई। बाकी तो नीचे गरीब है बेचारे, उनके पास इतनी संपत्ति, उनकी शादियां हो ही रही हैं। लेकिन ये 30% ही देश चलाता है, उसमें बुनियादी तौर पर 10% इस देश में है असली नागरिक, बाकी 20% उसके तलछट का हिस्सा है जो 50-60 हज़ार कमा लेता है महीने का, लाख रुपए से थोड़ा कम। मैं उसकी कहानी से लेकर और जो अरबों रुपया कमा रहा है उसकी कहानी कह रहा हूँ। उसमें बड़े उच्च मध्य वर्ग को छोड़ दें, मतलब जिसको उच्च मध्य वर्ग कहते हैं उसको छोड़ दें, लेकिन भारत का बहुतायत तो निम्न मध्य वर्ग है ना। जो ऊंचे लोग हैं उनकी तो हम बात नहीं कर रहे। वहाँ तो हिंदू मुस्लिम शादी भी हो रही है, वो तो जो भी हो रही है धूमधाम से उसका कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं। ये तो गरीब लोगों के यहाँ, या जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब भी नहीं। बेसिकली हमारा देश स्ट्रक्चर हम कई बार भूल भी जाते हैं। बेसिकली हमारा देश लोअर मिडिल क्लास का देश है और यहाँ 90% के आसपास उसी तरह के लोग रहते हैं जिसमें कोई 1 लाख भी कमा रहा है महीने का, लेकिन अगर वो 2 महीना नौकरी ना करे तो रोड पर आ जाएगा। और इस देश में अगर 20,000 भी कमा रहा है या 40,000 भी कमा रहा है, पूरा परिवार मिलकर 60-70 हज़ार कमा रहा है, वो भी 2 महीना नहीं कमाएगा तो रोड पर आ जाएगा। मैं इसको लोअर मिडिल क्लास कहता हूँ। चाहे वो पैसा जितना कमा ले, उसकी आर्थिक सबलता इतनी ही बची हुई। शादियाँ महंगी वहाँ पर भी हो रही हैं। हाँ, शादी तो महंगी, लेकिन अब तो शादियाँ लोग इस तरह से कर रहे हैं कि वो इतनी महंगी बढ़ नहीं रही है। जिसके पास पैसा है वही कर रहा है। अब तो लोगों ने बुलाना ही बंद कर दिया है। लेकिन असल खतरा जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो प्रेम पर बना रहेगा, क्योंकि प्रेम एक स्वतंत्र अस्तित्व की चीज़ है जिसमें संपत्ति नहीं है। विद्रोह भी तो है प्रेम। हाँ, प्रेम एक विद्रोह भी है ना। बिल्कुल। प्रेम एक शिकायत है, प्रेम Rebellion। एक उलाहना है, और सबसे बड़ी बात चीज प्रेम एक बेवफाई है। मतलब हम इस पर भी बात करना चाहिए हमें। हाँ, कि बेसिकली बेवफाई को मैं इस रूप में समझता हूँ कि बेसिकली जो शिकायत है प्रेम में, वो न खोने की आकांक्षा है। जैसे बेवफाई की जो शिकायतें हैं वो सारी शिकायतें ये है कि वो हमसे हमारे साथ बना रहे। इस मामले में फिर दोस्ती इससे ऊपर की चीज़ होती है। फ्रेंडशिप जो होती है ये थोड़ा प्रेम से ऊपर की चीज़ होती है। जैसे फ्रेंडशिप में बहुत शिकायत नहीं होती है क्योंकि आप मालिकाना नहीं होता है। जैसे प्रेम, आप देखिए कि हम प्रेम की, जैसे इस पर अगर हम चले जाएं, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग बात होगी कि प्रेम इतनी अकेलापन क्यों मांगता है, अधिकार क्यों मांगता है, एक्सक्लूसिविटी क्यों मांगता है, क्यों दूसरा नहीं होना चाहिए। उसमें सिर्फ दोस्ती और प्रेम के बीच सेक्सुअल रिलेशन ही एक वह चीज है जिसकी वजह से वह अधिकार मांगता है, और दोस्ती में वो अधिकार नहीं होता है। इसीलिए यह समाज जो पका पकाया सदियों का है वो कहता है अपने अनुभव से, और बहुत मामले में ठीक भी होता है, कि औरत और मर्द की कोई दोस्ती नहीं होती है। यानी अगर कोई गहरी दोस्ती है तो उसमें सेक्सुअल रिलेशन है, और इसीलिए पति, जैसे जब तक स्त्री प्रेम की है शादी नहीं की है तब तक तो दिगर बात है, अन्यथा कोई भी पति इस देश में या पत्नी इस देश में यह नहीं स्वीकार करती कि कोई आपकी महिला दोस्त या पुरुष दोस्त इतना गहरा हो कि आपके साथ अकेले में बैठे, क्योंकि उस कहानी को हर औरत और हर मर्द इस भारत में जानता है। तो बेसिकली सेक्सुअल रिलेशनशिप ही प्रेम की बुनियाद है। हम जो कहते हैं मन और तन का प्रेम, यह एक मन का प्रेम, तन के प्रेम की यात्रा है। हर कवि, हर साहित्यकार, हर गजलकार, अभीष्ट वही है, अभिष्ट वही है, ईश्वर यही है। ये सवाल जिस तरह से महिलाएं पुरुष अब उच्छृंखल हुए हैं, आज़ाद हुए हैं समाज के अंदर, ये जो हत्याएं हो रही हैं पत्नी की या प्रेमिका की या पति की या प्रेमी की, उसमें हमेशा थर्ड वाला एंगल सामने आ जाता है। या कई बार ये होता है कि प्रेमिका ने दबाव डाला शादी का और पिताश्री ने कहीं और मामला फिक्स कर दिया है, शादी कहीं और होने जा रही है, तो उस वजह से इसको ठिकाने लगाना है। ये वाला जो सवाल है, तो क्यों ऐसा नहीं है कि जब आप इतने सालों से प्रेम संबंध में थी जिसके साथ थे, उसके साथ शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? तो आपकी बातों का 2 हिस्से में जवाब मेरे हिसाब से बनता है। मतलब इस सवाल को हमको इस रूप में समझना चाहिए। पहला तो ये कि उसको इजाज़त दो, जो कह रही है चुपचाप मानो और मानना चाहिए।
भाई एक औरत या एक स्त्री कह रही है कि हमको उसके साथ जाना है, जाना चाहिए उसको, आप उसको सेलिब्रेट करो। आप अगर अच्छा बुरा है तो उसको बताओ। अब रही बात कि आपने शादी के बाद उसका जो प्रेम हुआ है, इसीलिए तलाक में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। जो हम कहते हैं दुनिया में देश खराब हैं, जैसे हमारे यहाँ अवैध संबंध तो परंपरा का हिस्सा है, क्योंकि आप हमें तलाक का जगह नहीं देते हो। अब भारतीय समाज की अपनी क्लिष्टताएं हैं, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि तलाक एक बहुत मुश्किल चीज़ है। भारत अवैध संबंध झेल सकता है, लेकिन भारत में अभी इतनी डेमोक्रेसी नहीं आई है, इतनी औरत आज़ाद और बराबरी पर नहीं आई है कि वो तलाक को झेल सके, क्योंकि तलाक देने के बाद और मुश्किल आ जाता है। इसलिए दुनिया के जो बड़े विकसित देश हैं वहाँ तलाक का चलन है, लेकिन हमारे यहाँ तलाक का वही चलन धीरे धीरे बन रहा है जहाँ सक्षमता आ रही है। तो रही बात इन हत्याओं की, प्रेम में हत्याओं, जैसे जो भी आपने किस्से सुने, उन किस्सों के गर्भ में चले जाइए, उन कहानियों को थोड़ा और गहराई में पढ़ लीजिए। सब में यही है कि पत्नी साथ रहने को तैयार नहीं थी, पति कोशिश कर रहा था और उसको वो मंजूर नहीं था, और वो कह रहा था कि प्रपंच करेगा, झगड़ा करेगा, टांटा करेगा, तो होगी। आप इसके उलट भी कहानियां कुछ पढ़ रही होंगी जो बीच बीच में छपती हैं मजाक में, कि फलां को पता चला तो नीला ड्रम न बनने के चक्कर में उसने शादी करा दी। तो ये क्या बुरा स्टैंड है साहब? जो स्त्री या जो पुरुष आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, आप डंडा लेके उस अपने साथ क्यों रखना चाहते? नहीं, हो सकता वो पति को भी लगा हो कि ये तो इजी वे आउट मिला, मैं भी कौन सा रहना चाहता था, है ना? ठीक बात है। तो बस अंदर से रिश्ते में दरार थी और वो सामने आ गई। जो परिणाम यहाँ हुआ वही परिणाम हो सकता है जिनमें मारे गए उनमें भी होता है। मैं ये वाला देख रही हूँ जिसमें शादी अभी नहीं हुई है, दो लोग साथ में रह रहे थे, संबंध थे, लिव इन जैसा था, और उसके बाद अब लड़के ने बताया कि मेरी शादी मेरे माँ बाप कर रहे हैं और मैं करूँगा वो शादी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लड़की है, या तो इसकी हत्या हो जाएगी या ये हत्या कर देगी। अब ये जो बात है ना कि आप जिसके साथ इतने सालों से हैं, आप उस अपने माँ बाप को क्यों नहीं बता सकते कि ये मैंने अपना साथी चुन लिया है? ये जो डर है, या ये डर नहीं, वो लड़का बदमाश है। मतलब वो जो पार्ट है या लड़की है, उसके बाद इसमें माँ बाप को मत खींचिए। जो आदमी इतने दिन से प्रेम कर रहा है ना, वो बेसिकली अपनी हड्डी बचा रहा है। इसको दूसरे रूप में भी समझिए। हो सकता है इतने लंबे समय में रहने के दौरान उसको लग गया हो कि हम शादी करके इनके साथ जीवन पर्यंत नहीं रह सकते हैं, इसलिए लड़का और लड़की इस रिश्ते में भागते हैं। मुझे लगता है दहेज का भी एक एंगल है। नहीं, दहेज, देखिए दहेज का एंगल इतना बड़ा नहीं है। जिन समाजों को लोग उसमें रह रहे हैं, क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, उनकी व्यक्तिगत पसंदगी है। दहेज आरोप की तरह आते हैं। मतलब जब आप मुकदमे में जाती हैं या नहीं, ये जैसे दहेज वहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है, अब उसका लोभ है तो इससे जान छुड़ाई जा सकती, क्योंकि इनके साथ तो अब रह लिए 2-4 साल जितना भी रहना था। ये केस भी हो सकता है। तो ये बदमाशी और इसके मुकदमे होते हैं। तो ये अपराध लेकिन फैशन की तरह नहीं है, ये अपराध रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। ओके, हाँ, जो असल चीज है, जो प्रेम और लंबा जीवन, मतलब जिसको मैं कह रहा हूँ संपत्ति की अधिकारिणी, संभव है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान स्त्री या पुरुष दोनों पार्ट में से किसी एक को या दोनों को ये लग सकता है कि यह प्रेम का जो एक्सटेंशन संपत्ति संबंधों में करना है वह उसका यह उचित पात्र नहीं है। मतलब उसने राग, द्वेष, प्रेम की सारी नदियां उस लिव इन के दौरान पार कर ली, इसलिए अब वह एक परमानेंट शिफ्ट हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि मेरे माँ बाप शादी, यहाँ कोई एडवेंचर नहीं बचा। दूसरा यह भी हो रहा है, जिस पर यह समाज बार बार ऐतराज करता है, कि आजकल लड़के लड़कियां लिव इन में रहते हैं। और ये भाई आपने ही तो दुनिया बनाई है, आपने ही तो कहा कि बच्चे को पढ़ाई करो, कंपटीशन दो, तो कंपटीशन देते देते उसकी उम्र हो गई 35 साल। या लड़का पढ़ाई कर रहा है, उसकी नौकरी करने की उम्र हो गई। या आप कहते हैं कि तुम अलग सेटल हो जाओ। तो ये सब तो हमारा दिया सिस्टम है, जिसमें बच्चे अगर युवा हो रहे हैं, सिनेमा वो देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो पब डांस वो जाएंगे, तो संबंध कौन बनाएगा? ऊपर से आया हुआ भगवान, संबंध भी वही बनाएंगे। तो ये सब दो तरह के समाज हैं। जिस समाज में ये सब चीज़ें आसान हैं, जो थोड़ा ऊपर का वर्ग है, जो निम्न मध्यम वर्ग से ऊपर चला गया है, उसके लिए ये सवाल कम हो गया है। और मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ये सवाल और कमतर होते चले जाएंगे जैसे जैसे शादी की समस्या होगी। और मैं जब ये कह रहा हूँ, शादी की समस्या शहरों में ही नहीं हो रही है, देहातों में भयंकर लेवल पर है। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यह 3 राज्य ऐसे हैं उत्तर भारत के, और पंजाब भी, जहां शादी अपने सबसे मुश्किल वक्त में गुजर रही है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तराखंड को समझिए।
उत्तराखंड से लड़कियां पढ़ी लिखी दिल्ली चली आई, देहरादून चली गई, हल्द्वानी चली गई। अब वो पहाड़ के कठिन जीवन को नहीं जीना चाहती, तो पहाड़ के लड़कों से वो शादी नहीं कर रही हैं, उनकी शादियां बाहर हो गई। वो ठीक हैं, डैसिंग हैं, सुंदर हैं, जैसी भी हैं, वो अपना बाहर शादियां कर ली। ये संकट हरियाणा का तो वर्षों से चल रहा है। हरियाणा में तो गांव के गांव हैं जहां बहुत सारे लोगों की शादियां नहीं हुई हैं। वहाँ तो शायद जो सेक्स रेशियो है वो भी सेक्स रेशियो के अलावा इंसान का होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई लड़की गुड़गांव में आके पढ़ गई फलाना सिंह की, फलाना सिवाज की, फलाना गोदारा की, तो वो लड़की जब अपने गांव से निकलकर गुड़गांव आई है और उसने जो डेमोक्रेटिक माहौल देखा है कि चाय दोस्त के साथ पिया जा सकता है, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखा जा सकता है, देश दुनिया की बातें की जा सकती हैं, रात दिन में घूमा जा सकता है, तो क्या वह वापस पानीपत के जाट साहब के यहाँ क्यों जाएगी? ये दिक्कत आ रही है। यही दिक्कत सभी जातियों में आ रही है, सिर्फ मतलब एक जाति में नहीं। मैं कह रहा हूं कि पूरब से किसी भी समाज से बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां महानगरों में आ रही हैं और वो अपने पसंद की शादियां कर रही हैं। तो जो लड़के वहां के रहने वाले हैं उन इलाकों के, उनके वैसे भी सेक्स रेशियो कम है हर जगह, तो इन महानगरों में वो सब सेटल हो जा रहे हैं। और ये एक बड़ी संख्या, ऐसा नहीं कि सब शादी कर रही हैं, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल ना निकाला जाए, लेकिन एक संख्या में वो शादी कर रही हैं और ये शादी विमर्श से बाहर हो जाएगा अगले कुछ समय में। इससे अब आप माँ बाप का क्या डायलॉग है? आप भी जिन समाजों में जाती होंगी कि देखो तुम जिससे शादी करना चाहो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो शादी कर पाने की स्थिति में नहीं है। भाई जब तुम रिश्तेदारी में रहे नहीं, फूफा, मामा, चाचा, ताऊ, अटीदार, पटीदार, जो पूरा इकोसिस्टम बनता था तुमने नष्ट कर दिया। तो जब नष्ट कर दिया तो तुम्हारे बच्चे की शादी कौन कराएगा? अच्छा, जो ये आप शादी की साइटें कह रही हैं, मतलब हम जो कहते हैं ये .com वो .com जितने भी .com हैं, उस पर भरोसा नहीं है। अब लोगों को अपने बच्चों के डायरेक्ट चुनाव पर ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि इसके हजारों किस्से ठगी के आ चुके हैं, ये जो शादियों की साइटें हैं। ये संकट पैदा हुआ है। और उन साइटों पर भी लोग बहुत ज़्यादा जो एक्टिव हैं वो कहीं रुक नहीं रहे हैं, वो तो ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव। वो सेक्सुअल रिलेशनशिप का है। हाँ, वो मीटिंग एक्सरसाइज हो गई डेटिंग की जगह। हाँ, डेटिंग एक्सरसाइज, मीटिंग एक्सरसाइज है। बेसिकली वो एक तरह के समाज की आधुनिकता कहिए, विकास कहिए, कोई कहे कि नहीं ये धत्कर्म है समाज का नीचे गिरना है, जिसकी जैसी भावना वैसी परिभाषा दे ले, लेकिन वह एक सेक्सुअल डिजायर है जिसको पूरा करने की जगह हर आदमी ढूंढ रहा है। इसी समाज में बच्चे दूसरे धर्मों के भी पढ़ रहे हैं। अब लव जिहाद का कानून आ गया है, और मेरा ये मानना है कि मुसलमान परिवारों को भी लव जिहाद के कानून से थोड़ी राहत ही मिली, क्योंकि वो कौन सा चाहते थे कि दूसरे धर्म की बहू आ जाए घर में। वो भी तो चाह रहे थे ना कि अपने ही आसपास की, अपने इकोसिस्टम की लड़की आए, और ये जायदाद जो है वो हमारे ही धर्म में रहे, हमारे ख़ानदान में रहे। तो आप जानते हैं इससे समाज की सिर्फ आधुनिकता थोड़ी नष्ट होती है, जो रियायत बरतता है आदमी। जैसे क्या है कि प्रेम, शादी इतने मानवीय संबंध होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जाति धर्म का चक्कर रहने से ना तकलीफ देह बनता है, तो वो नष्ट होगा। चाहे जैसे देखिए अब इधर क्या है, जब से लव जिहाद हुआ है, हिंदू लड़की मुसलमान घर नहीं जाएगी, कुल्ले दे के कहने का मतलब तात्पर्य है सरकार का। लेकिन अगर मुसलमान लड़की हिंदू घर में आती है तो वो घर वापसी हो गई और उसका स्वागत है। हाँ, लेकिन जायदाद की मालकिन तो बनेगी ना फिर। हाँ, वो तो हिंदू धर्म में बनेगी, जितनी मालकिन हम कह रहे हैं हिंदू ही धर्म में बनेगी। बच्चों को पालेगी, पोसेगी, और जो भी संपत्ति है घर की उसमें उसका हिस्सा आएगा। तो ये मुझे ये लगता है दोनों तरफ के माँ बाप लव जिहाद के कानून से खुश है। मुझे ये मतलब खुश होने से उनके कुछ होता नहीं है, दरअसल माँ बाप के बस में रहा नहीं है। मुस्लिम समाज में अभी एक मोनालिसा का किस्सा आप देखिए। हाँ। कोई एक लड़की है जिसने कुंभ विवाह में आई थी, वो माला बेचती थी, उसके मतलब कुंभ में बाबाओं से ज़्यादा उसी की चर्चा थी, और वो चली गई सिनेमा में, कोई डायरेक्टर ले गया उसको साउथ का। उसके बाद उसने केरल में अभी हाल में शादी कर ली किसी मुस्लिम नौजवान से। अब आप सोचिए कि हमारी मूर्खता का लेवल समझिए। साउथ में उसने शादी की, बवाल ना आंध्रा में हो रहा है, ना केरला में जहाँ शादी की वहाँ हो रहा है, ना तमिलनाडु में हो रहा है, ना कर्नाटक में। बवाल कहाँ कट रहा है? तो उत्तर भारत में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आसपास कट रहा है। अच्छा। उनके रील कौन वायरल कर रहे हैं? तो ये उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोग वायरल कर रहे हैं। अब इस मूर्खता का लेवल देखिए। वजह क्या है कि हमारे पास कोई काम नहीं, हमारे युवाओं के पास। दूसरा कि आप याद करिए ना, अभी हम बातचीत के दौरान ये बात महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लंपट समाज है, प्रेम का जो द्रोही है, बेसिकली वो प्रेम का द्रोही नहीं है। इसको आप मनोवैज्ञानिक ढंग से समझें और थोड़ा दार्शनिक अंदाज में, तो बेसिकली ये ठुकराया हुआ प्रेम द्रोही है,
जिसने अपने भी वक्त में प्रेम करना चाहा, खुद भी प्रेम करना चाहा, लेकिन उसके प्रेम पर जो बंदिशें लगी उसका बदला लेता है वह दूसरे के प्रेम को रोक कर। सही, ये बदले वाला जलकुकड़ा समाज ये है। बहुत ज्यादा है, ये जलकुकड़ा समाज बहुत बड़ा है। और ये हमारे समाज, चूंकि प्रेम होता ही नहीं हमारे देश में, करने ही नहीं दिया जाता। कहा तो कि जाति देख के, धर्म देख कर, रंग देख कर, मतलब कहते हैं कोई सांवली लड़की से शादी कर लो हमारे यहाँ भोजपुरी में, तो कहते हैं करिए ही तारा मिलल, मतलब ये काली लड़की मिली। तो भाई सांवले लोग ज्यादातर पिछड़ी और गरीब जातियों में हैं, तो जाहिर तौर पर यह एक सौंदर्य बोध है। और यहां तक कि शादियों में क्या कहा गया, हमारे यहाँ शादियां रंग देखकर करते हैं। जिनकी बेटियां सांवली हुई, मोटी होना तो फिर भी बड़ी बात नहीं थी, मोटी हो तो बिया हो जाए, गोरी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये सौंदर्य बोध है। और इससे प्रेम भी निर्धारित होता है, प्रेम भी निर्धारित होता है। हमारे देश में जो प्रेम हमने सिनेमा से सीखा है, जो हमारे युवा लाइन मारते हैं लड़कियों को, वो जो लड़कियों को लाइन वो मारते हैं, वो कौन लड़कियां होती, गोरी चिट्टी छरहरी जीरो ग्राफिक वाली। भाई वो गाने ही इतने सारे हैं, हाँ। गोरी ही के नाम पे गाने हैं, गोरी चिट्टी के नाम। हमारे यहाँ प्रेम का सारा सौंदर्य बोध जातीय है, शारीरिक है, शारीरिक ढांचे पर है, शारीरिक रंग पर है, उसके वेशभूषा पर है, उसके भोजन पर भी है। क्योंकि हम समाज इतना कॉम्प्लेक्स बनाकर ले आए हैं जहां प्रेम प्रेम की तरह नहीं होता है, बल्कि प्रेम इन सारी बाधाओं से होकर जब निकलता है तब वह कवि के मन में फूटता है। और वह भी बेचारा कवि के मन में तो फूटता है। और मैंने कहा कि हम जो 7वीं 6वीं से प्रेम करना शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन तक, मतलब पूरे 12 साल हम प्रेम ही करते रहते हैं। जब हमें विज्ञान पढ़ना था, जब हमें शास्त्र पढ़ना था, जब हमें चीज़ों को समझना था, हमें जब विज्ञान मतलब बौद्धिक होना था और सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने का वक्त था, तब हम प्रेम की पंक्तियाँ लिख रहे होते हैं, हम आहें कराहें भर रहे होते हैं, रात रात भर अपनी प्रेमिकाओं के लिए जगते हैं या प्रेमियों के लिए हम उनके बेवफाइयों के, वफाइयों के किस्से गढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि ये बाकी समाजों में नहीं होता है, लेकिन बाकी समाजों में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया में प्रस्फुटित होकर होता होगा और आकर एक वक्त से निकल जाता होगा। आधुनिक समाजों में। और वह आधुनिक समाज जरूरी नहीं है कि वो इंग्लैंड में ही पाया जाता हो। वह आधुनिक समाज हमारे आदिवासियों में भी पाया जा सकता है। वह आधुनिक मूल्य हमारे गरीब समाजों में भी पाया जा सकता है। किसी शहरी सामान्य पढ़े लिखे परिवार में भी वह आधुनिक समाज पाया जा सकता है। तो कुल मिला के जैसे बॉलीवुड का एक असर है हमारे ऊपर, और बॉलीवुड के पूरे प्रेम की जितनी भी कहानियां हैं, सुपरहिट कहानियां, उसमें आप देखिए समाज विलेन है। समाज रोक रहा है और ये रुक नहीं रहे। इस टोटल कहानी यही है। वो लव स्टोरी फिल्म से लेके, मुगल आजम से लेके, पाकीज़ा से लेके, यू नेम इट, सब कुछ वही है। अभी बॉलीवुड में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। बॉलीवुड इस चीज़ को लेकर के 90s के बाद से रिलैक्स हो गया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद से आपने देखा कम हो गया। हाँ, कम हो गया है। और थोड़ी बहुत एजेंसी हीरो हीरोइन के हाथ में आ गई है कि हाँ ये हो सकता है। तो पॉलिटिक्स ऑफ लव जिसको हम एक कहते हैं, ये क्या बॉलीवुड ने भी अपने को अडॉप्ट किया है, या बॉलीवुड के सुधरने से इधर भी सुधार आया है? आप कैसा देखते हैं इसको? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्म जब बनी थी, आज हम इस उम्र में हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो ये बातें क्या समाज में सहजता देखते हैं आप? मुझे लगता है 1994 या 95 में ये फिल्म आई। देखिए DDLJ का जो वक्त है, दिलवाले दुल्हनिया, काफ़ी दिलचस्प बात की आपने। और उससे मतलब हम लोगों ने ये फिल्म देखी और बिल्कुल जवान हो रहे थे, और हमें भी लगता था कि कोई ट्रेन हो और कोई सरसों हो और कुछ इस तरह का हो। वो वक्त था जब लड़कियां तेजी से समाज में आ रही थी। वो दशक था 1990 से और 2000 संस्कार और आधुनिकता के बीच का वक्त था, जबकि लड़कियां कॉलेज में आ रही थी, टॉपर में उनके नाम आने लगे थे और उनको तवज्जो दिया जाने लगा था, और पढ़ाई को संस्कारहीन बनना नहीं बल्कि संस्कारवान बनने की सीढ़ी माने जाने लगी। लेकिन सिर्फ पढ़ाई को ही, पढ़ाई में प्रेम करना, ये 2010 के बाद की फिल्मों में आप देखेंगे कि पढ़ाई कीजिए, प्रेम कीजिए तो मंजूर है। लेकिन DDLJ में ये मंजूर नहीं होता है, बहुत आखिरी में फिल्म का अच्छा अंत करने के लिए मंजूर होता है। यह हमारे भारतीय समाज की गतिकी भी बताता है। और भारतीय सिनेमा का जो समाज पर असर है, उतना असर बाकी किसी भी तत्व का नहीं है। सामाजिक तत्व मतलब ग्रंथ, परिवार, परंपरा, उनमें सिनेमा का सबसे ज़्यादा असर है।
अब हुआ ये कि जब हम उससे आगे बढ़े तो ये प्रेम धीरे धीरे हमारे स्कूलों, कॉलेजों, प्रेम विवाहों में आया। और इसीलिए आप देखेंगे 1990 के बाद से खूब प्रेम विवाह हुए। हिंदू, मुसलमान, ऊपर नीचे जो जातियां जैसे आई उनमें प्रेम विवाह हुए और वो एक बहस का विषय बना। और उस बीच की सारी फिल्में प्रेम पर ही रहती थी। मुझे याद है मैं 8 या 8:30 में पढ़ता था, अनाड़ी नाम की फिल्म आई थी। अच्छा। हाँ, वो नौकर हुआ करता था, वेंकटेश साउथ का हीरो था और वो करिश्मा कपूर थी उसमें जो किसी बड़े आदमी की बेटी थी। वो प्रेम करता है। तो हमारे यहाँ प्रेम कौन कर रहा था? जो लोग शहरों में आ रहे थे, रेड़ी वाले, खोमचे वाले दर्शक भी थे और नए प्रेमी भी थे। भाई घर से लड़की निकल रही है तो उसको लड़का है, और नहीं तो सड़क पर ये काम करने वाले युवा हैं जो सज धज के आएंगे। तो बच्चा जो प्रेमी है, वो बच्चा प्रेमी जो हाई स्कूल इंटर का है, वो तो प्रेम करने की स्थिति में ही नहीं है। तो प्रेमी कौन बन रहा है? जो दुकानदार थे, जो सज धज के आ सकते थे, जो आमिर खान और शाहरुख खान टाइप दिख सकते थे। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे कत्लेआम उस दौर में हुए, और कत्लेआम इसी बात के थे, वो ये थे कि प्रेम बड़ी लड़कियां, मतलब संपन्न घरों की लड़कियां हैं और प्रेमी गरीब है। और ये फिल्में कई साल तक चलती रहीं, जिसके हीरो वेंकटेश भी था, गोविंदा तो उसके हीरो ही थे, मिथुन चक्रवर्ती थे, ये सारे अमीर गरीब का प्रेम। प्रेम उसमें क्या होता है, चरित्र में हमेशा लड़कियां अमीर होती हैं आमतौर पर और लड़का गरीब है। और बात भी ठीक थी, समाज उसी तरह का था, क्योंकि गरीब घरों की बच्चियां तो स्कूल जा ही नहीं पाई। लेकिन जो कॉलेज और हाई स्कूल तक गई लड़कियां, वो थोड़े से संपन्न घरों की लड़कियां थी, और उनको प्रेम करने वाले लड़के नहीं थे जो पढ़ रहे थे, उनको पढ़ने वो तो पढ़ रहे थे। प्रेम करने वाले लोग वो थे जो पान की दुकान, चाय की दुकान, कपड़ा स्टोर और फलाना स्टोर, बिजली थोड़ा आर्थिक कमा रहे थे, कमा भी रहे, सज धज सकते थे, चश्मा लगा सकते थे, पान खा सकते थे, समोसा खिला सकते थे। अब ये लड़के, हम लोगों जैसे लड़कों के पास अपना समोसा खाने का पैसा नहीं होता था, तो हम लोग दूसरों को क्या खिलाएं। तो प्रेम हमारे यहाँ ऐसे प्रस्फुटित हुआ, उसकी स्वीकार्यता भी मिली। तभी भी समाज का दायरा था जिसमें दंगा था, फसाद था, रोकना था, लेकिन प्रेम की स्वीकार्यता भी थी। लेकिन मैं जिसको आप कह रही हैं, राजनीति किस तरह से पॉलिटिक्स इंटरप्ट कर रही है प्रेम को, और वह डिक्टेशन कैसे सत्ता प्राप्ति का रास्ता बन रहा है। जैसे पिछले कुछ समय से आप देखें तो गाय और प्रेम सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो दोनों निहायत व्यक्तिगत चीजें हैं। प्रेम भी निहायत व्यक्तिगत है और गाय भी निहायत व्यक्तिगत है, पालो ना पालो, उसे दूध खाओ चाहे जो करो। लेकिन ये दोनों हमारे राजनीति और सत्ता में जाने का सबसे आसान और सटीक रास्ता है। हमारे नेता सबसे ज्यादा वक्त अगर कहीं जाया करते हैं तो इन प्रेम और प्रेम की बहसों पर, उनके होने और न होने देने पर। यह राजनीति का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने किया होगा। कम से कम प्रेम का राजनीति में इस्तेमाल और राजनीति से सत्ता पाने तक का इस्तेमाल, यह भारतीय राजनीति का बिल्कुल नया प्रयोग है। तो बॉलीवुड का जिक्र किया था, फिल्में बन रही हैं जो केरला फाइल्स बनती फाइल्स है, इस तरह की जो फिल्में बन रही हैं, उसमें ये दिखाया गया है कि लव जिहाद करते हैं। और उसने भी माना, डायरेक्टर ने भी माना कि लव जिहाद के सचमुच सिर्फ 3 मामले थे, उसमें भी एक ही मामला था, 2 वो भी बाहर के थे। तो सिर्फ एक मामला था लव जिहाद का जिसको वो कह रहे हैं। लेकिन इसको और हादी वाली या हादिया नाम था उस लड़की का जिसकी बहस एक हुई और मामला कोर्ट तक गया। तो जो नॉन एग्जिस्टेंस है मामला, जिसके कोई सर पैर नहीं है कि कोई लव जिहाद हो रहा है, तो उसको लेकर के इतना बड़ा प्रपंच खड़ा कर दिया गया, और ये फिल्मों के ज़रिए ही हो रहा है। आप इसको एक मोहब्बत के ख़िलाफ़ की टूल की तरह देखते हैं, या ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बाइनरी को और ज़्यादा सुदृढ़ करने के? ये सिर्फ सत्ता पाने का ज़रिया हो सकता है। अगर आप जनता को राजनीतिक रूप से मंद कर दें, राजनीतिक रूप से मंदबुद्धि में तब्दील कर दें, राजनीतिक बहसों को आप किनारे कर दें, डेमोक्रेसी में पढ़ाई लिखाई, दवाई, सड़क, महंगाई, इन सारी चीज़ों को किनारे करके आप व्यक्तिगत जिरह पर लाकर खड़ी कर दें, हमारी मीडिया और हमारे सोशल मीडिया और दूसरे संचार के जितने माध्यम हैं, गैर मीडिया के भी जो संचार के माध्यम हैं, अगर इन्हीं पर केंद्रित होने लगे तो जाहिर तौर पर यह पॉलिटिक्स का टूल बन गया है, जिसका अफसोस होना चाहिए। मैं आपसे कोई याद दिलाऊं, एक फिल्म आई थी कबीर सिंह शायद, है ना, फिर एक आई एनिमल। हाँ, ये सब हिंसा की फिल्में, और प्रेम भी है इसकी पृष्ठभूमि में। इसमें दोनों 2 हिस्से हैं। जैसे थोड़ा कबीर एनिमल अलग कैटेगरी की है और ये अलग कैटेगरी की है, जिन केरला फाइल्स और बंगाल फाइल्स।
बंगाल फाइल्स और केरला फाइल्स समाज में यह बता रही हैं कि क्राइम, बंगाल फाइल भी आ गई हाँ है? एक है फाइल, अच्छा। मतलब यह जो तो फाइलें हैं वो ये बता रही हैं, कश्मीर फाइल्स भी आई थी, ये बता रही हैं कि एक धार्मिक तबका है जिसका नाम मुसलमान है, वह इस देश में हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है। लेकिन यह जो कबीर है, एनिमल है या ये धुरंधर है, ये सब हिंसा को प्रोत्साहित करने वाली फिल्म पूरी दुनिया में। देखिए ये विमर्श अलग है, ये विमर्श ये है कि अब सिनेमा को दिखाने के लिए जब कुछ नहीं बचा है तो वह हिंसा को आनंद में बदल देता है, वह टुकड़े करने को, इंसानी जिबह को सौंदर्य में बदलता है और उस सौंदर्य को आनंद में बदल देता है बॉलीवुड। यह हॉलीवुड में बहुत लंबे समय से प्रयोग चल रहा है। चूंकि जब सिनेमा के अंत की बात होती थी ना कभी, तो बेसिकली अंत यही है, यह जो जिरा है, क्योंकि तुम बाकी सच दिखाओगे नहीं, तुम ये नहीं दिखाओगे कि तुम्हारे हुक्मरान युद्ध इसलिए सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि तुमको आबाद रख सके। तुमको एक अमेरिका जब युद्ध किसी देश पर थोपता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है ना कि अपने देश की जो जनता है उसको और आबाद करे और बेहतर करे। यही करता है वो हर बार हर युद्ध से। तो नहीं, इस बार तो एप्स्टीन की वजह से उसने ध्यान हटाने के लिए देखिए क्या है कि एप्स्टीन एक बात है, असल बात यह है कि वहाँ उसके पैरेलल एप्स्टीन एक मतलब कह सकती हैं वो एक बहस का विषय मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि थोड़ा आप और चली जाएं और ज़रा अमेरिका की हालत देखें। अमेरिका की आर्थिक प्रगति रुकी हुई है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ रहा है, आवास विहीन लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहाँ नशाखोरी बढ़ रही है। वजह क्या है? वह ये कि हम आर्थिक रूप से जो संपन्नता है उसको और आगे ले जाना पड़ता है लेवल पर, और लड़ाई असल में तेल की है। एप्स्टीन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो देश इतने अपराधी हैं, जिस देश में कत्लेआम की पूंजी है, उसके यहाँ ये सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल एक्सप्लॉइट, छोटे बच्चों का वो मांस खाना, उनके खाल के जूते पहनना, मांस खाने की जो सीमाएं हैं उसको ये दुनिया चीन से जोड़ती है, कभी कभी कहीं से जोड़ती है, वो पागलपन पर जोड़ती है। उसके लिए इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती। क्या ईरान का तेल कोई छोटी चीज़ है? चीन को कमज़ोर करना, चूंकि दूसरा विषय हो जाएगा, चीन को कमज़ोर करने का एकमात्र तरीका है कि ईरान के तेल पर अमेरिका कब्जा करे, और कोई तरीका ही नहीं है। हालांकि अब तक फेल है वो। एप्स्टीन फाइल का कोई रोल नहीं मैं है अभी तक नहीं देखता हूं। अच्छा। लेकिन फिर कभी और करें, कोई फाइल नहीं, बहुत छोटी चीज़ है। ये एक स्त्री होने के नाते आपको लग सकता है, हम सबको लग सकता है एक सेंसिटिव आदमी होने के नाते, लेकिन सत्ता का जो तंत्र है उसमें यह यौन अपराध इतने बड़े अपराध नहीं होते हैं। जो लोग सत्ता पे बैठे हैं इस देश में, हमारे देश में, आप हजारों कहानियों आदिवासियों की सुनती हैं ना कि उनकी योनि में पत्थर डाले गए, मिर्चा डाला गया, डंडा डाला गया, ये किया गया। इस सत्ता के एक फर्क पड़ा आज तक? भारत जैसी सत्ता को जो इतना संस्कृतिवान कहती है अपने को, उसने एक किसी अधिकारी को हटाया आज तक? इसी देश के आदिवासियों के साथ उनको अवार्ड दिया, उस अधिकारी को। तो आप सोचती हैं कि एप्स्टीन के लिए हो जाएगा? अरे पैसे का मामला है, तेल का मामला है। जो तेल पर राज करेगा अगले 20-30 साल वही राज करेगा दुनिया पर। और तेल पर राज करने के लिए वो आए थे, वो अभी तक नहीं सफल है। हो सकता है कल को सफल हो जाए, असफल हो जाए, जो हो। लेकिन खैर, अगर हम अपने मुद्दे पर लौटते हैं तो ये है कि हमारे तंत्र को, मतलब जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है और पॉलिटिक्स के इकोसिस्टम जो सत्ता तक जा रहा है, उसमें प्रेम एक टूल बन गया है। और वह टूल इस खतरनाक लेवल पर है कि हमारी सेंसिटिविटी को मार रहा है। यूँ मार रहा है कि जब हम फिल्म देखते हैं, उन फिल्मों में जब हिंदू मुसलमान भी थे, ये जैसे पहली फिल्म ही मान लीजिए मुगले आजम, उसमें जो लोग सलीम और कौन है वो अनारकली, जब दोनों प्रेम करते हैं तो जब एक दर्शक की तरह, तो मैं पैदा भी शायद नहीं हुआ जब वो फिल्म आई होगी, हम लोग कोई नहीं पैदा हुए, हमारे पिताजी छोटे थे। तो जो दर्शक की तरह जब आप देखते हैं तो आपको अनारकली से भी सिंपैथी होती है, आपको सलीम से भी सिंपैथी होती है, और उसके पिता जो बात कहते हैं उससे भी सिंपैथी होती है। लेकिन हम एक ऐसा नया समाज रच रहे हैं जहाँ कि अगर चौराहे पर या फिल्म में हिंदू और मुसलमान का प्रेम है, ऊंच और नीच का प्रेम है, ठीक है, और उसमें कोई किसी को मार रहा है, तो हम सेंटिमेंट के साथ जजमेंटल हो जा रहे हैं, और हम जिन जातियों के हैं, जिन धर्मों के हैं,
उनके साथ खड़े हो रहे हैं, चाहे प्रेम कितना भी पवित्र क्यों नहीं। ये हुआ है सत्ता द्वारा पोषित होने के बाद से, प्रेम के डिक्टेशन से। और प्रेम का डिक्टेशन इसलिए हुआ है क्योंकि हमने बाकी डिक्टेशन देने का अधिकार सत्ता को दिया है। हम सत्ता के इंक्रोचमेंट को लगातार अपने जीवन में बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और हम उसको सरकार कहते हैं। तो सत्ता और घर के बुजुर्ग तो एक साथ खड़े हैं, प्रेमी ही, युवा और प्रेमी लोग ही अलग थलग पड़ गए हैं, क्योंकि युवा के लिए एक एक्ट ऑफ रिबेलियन माना जाता है जब वो अपनी मर्जी से साथी चुनना चाहता है। सत्ता और घर के बुजुर्ग दोनों एक साथ खड़े हैं। अब कानून भी उन्होंने बनाया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी इंडिविजुअल चॉइसेस की, वो तो ख़त्म हो गई ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने के लिए या उसको ओवर पावर करने के लिए लव जिहाद जैसे कानून बन जाएंगे। मेरा ये कहना है कि एक आधुनिकता इस भारतीय समाज में जितने भी माध्यम हो सकते हैं इन्फ्लुएंस करने के, उन सारे माध्यमों से आधुनिकता के विरुद्ध कार्यक्रम हो रहा है, चाहे वो फिल्में हों, चाहे वो मीडिया हो। मीडिया में भी आप देखते हैं कितना शोर है, फिर पॉलिटिक्स हो, और फिर परिवार तो था ही चिर विरोधी, हमेशा के लिए विरोधी था वो प्रेम का। तो क्या भारत का युवा ज़्यादा तन्हा हुआ है? पहले कम से कम फिल्में तो साथ दे रही थी, पहले से कम 5,000 रुपए का मुआवजा तो मिल रहा था इंटरफेथ इंटरकास्ट शादी करने पर। पहले कम से कम नेताजी आकर के नेताजी के पास जाते थे, आशीर्वाद मिलता था, और पुलिस से प्रोटेक्शन मांगते थे तो पुलिस प्रोटेक्ट करती थी। अभी क्या हुआ है कि भाई ये सब कुछ ख़त्म। अभी तो बजरंग दल वाले आ जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले आ जाएंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर कराओ, तो वहाँ जा करके वो चिन्हित कर लेते हैं नाम पता देख करके, और फिर उसके बाद वो घर वालों को बताते हैं। और ये हर समाज में हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ एक समाज में हो रहा है। तो आज का युवा इतनी आधुनिकता, कामयाबी, खुद पैसा कमाने के बावजूद, ये सब हासिल करने के बावजूद अपनी एक चॉइस के लिए क्या ज़्यादा अकेला पड़ गया है? उसमें देखिए, इस सरकार के आने के बाद मूल दिक्कत हिंदू मुसलमान शादी में हुई है, और उसके भी रास्ते निकल आएंगे। इतना रोक कोई पाता नहीं है। जैसे इन्होंने जितने पेच खड़े किए हैं ना, जिसको मोहब्बत करनी होगी शादी, जैसे मोनालिसा ने किया, पूरी दुनिया को बताया, अपना सुरक्षित रास्ता दिखाया, वैसे ये भी धीरे धीरे हो जाएगा। और बाकी इंटरकास्ट शादियों में अब दिक्कत नहीं है। इस सरकार में इंटरकास्ट शादियों की सुरक्षा मिल रही है। अब असल में क्या है कि इंटरकास्ट शादियों में जो ताकत है वो कई बार कोर्ट को, पुलिस को पार कर जाती है। जैसे मान लीजिए स्थानीय आदमी है, वो मजबूत है, और उसकी बेटी ने किसी से शादी कर लिया उसकी मर्जी के बगैर, वो उठाना चाहे तो उठा लेता है। सेंटिमेंट के स्तर पर, कानून के स्तर पर तो नहीं, लेकिन जातीय भाव और एक पिता पैट्रियार्की के भाव से जो घिरा हुआ जज है, पुलिस वाला है, वकील है, पत्रकार है, ये सब एक ऑपरेटर्स के तौर पर उस प्रेमी जोड़े के खिलाफ हो जाते हैं। ये सदियों से चलता रहा है, इसमें कोई नई बात इधर नहीं हुई है, लेकिन इसमें दो समाज बंट गया है। मैं कह रहा हूँ बार बार, दो समाज बंट गया। छोटे शहरों में भी जो सक्षम लोग हैं किन्हीं भी समाजों के, उनमें अब ये दिक्कत इतनी नहीं आ रही है, क्योंकि शादी का संकट बहुत बड़े स्तर पर हो गया है भारत में। जब मैं कह रहा हूँ तो ये वाकई बहुत बड़ा सवाल हो गया है, और शादियाँ होनी मुश्किल होती जा रही हैं। और इसको मैं इस तरह बता रहा हूँ, मोहन भागवत ने और उनकी संगठन ने और साथ में भाजपा ने कई बार इसका जिक्र कर दिया। यहाँ तक कि एक कोई पिंकी चौधरी है, कोई बजरंग दल का नेता है, उसने तो कहा कि 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर 35,000, 40,000, 60,000 रुपया वजीफा भी देगा जो हिंदू औरत बच्चा पैदा करे। मतलब अनचाहे जीवन साथी के साथ बच्चा पैदा कर लो, मतलब अनचाहे नहीं, उसकी मर्जी से शादी, जैसे पति हाँ, मतलब आपको लव मैरिज का अधिकार तो है नहीं ना। हाँ, ये तो समाज की मर्जी से शादी करो, फिर उससे और बच्चे पैदा करो। मतलब इससे समझिए कि संकट कितना है। संकट ये है कि मोहन भागवत जब ये कहते हैं कि हिंदुओं शादी करो, बच्चे ज़्यादा पैदा करो, इनकी चिंता वही 10% ऊपर के लोग हैं, लेकिन वो 10% अगर कम पैदा कर रहे हैं तो नीचे वाले तो वही और भी ज़्यादा डरे हुए हैं। कुल ले दे के ये है कि ऊपर शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। शादियों में मूल बात यह है कि प्रेम तो फिर भी हो रहे हैं, जिससे बुजुर्गों को समस्या यहाँ आ रही है। और ये जो शादियों के झंझट है, जैसे मान लीजिए आपने किसी लड़की को मार दिया, लड़के को जला दिया, शादी कर दिया तो मुकदमा कर दिया, इस चक्कर में लड़के लड़कियां शादी ही नहीं कर। तो अभी का जो मेट्रो कल्चर है उसमें तो लिव इन भी है, लिव इन ना भी हो तो यो होटल्स हैं, ये है वो है, सब कुछ है।
तो प्रेम करना एक चीज़ है, माँ बाप की पसंद से शादी करना दूसरी चीज़ है। ये दोनों चीज़ें साथ में भी हो सकती हैं, ये भी एक रास्ता है। हाँ, है ना, ये भी एक रास्ता है। बिल्कुल उसी रास्ते पर समाज जा चुका है, मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी उस पर जा चुका है, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़े हिस्से के माँ बाप ये कहने लगे हैं तुम्हें जहाँ करना हो वहाँ कर लो, हमें बुला लेना। ये हो गया है क्योंकि अब माँ बाप के पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उनके पास लड़के लड़कियाँ नहीं है, शादी करना मुश्किल हो रहा है। समाज कट गया, और आज से नहीं कटा, ये कटते हुए 30 साल हुए। अब तो चरम की बात है जब हम वहाँ बात कर रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूँ वाकई शादियाँ नहीं हो रही हैं, कहीं भी डाटा वाटा आजकल अखबार में भी छपने लगे हैं। मतलब मुश्किल शादियों की मुश्किल प्रेम विवाहों की इजाज़त देगा, शादियों की मुश्किल लिव इन की इजाज़त दे रहा है। अकेलापन सोसाइटी में इस तरह से है कि 1990 या 2000 के बाद पैदा हुए जो युवा हैं, उनको जो हमने पाला पोसा है समाज से काट कर, तो वह प्रेम करना भी एक प्रैक्टिस है, सेक्सुअल डिज़ायर भी एक प्रैक्टिस से आता है। चूँकि हमने जिस तरह का समाज बनाया है उसमें हमने सेक्सुअल डिज़ायर की उनकी इच्छा ही ख़त्म होती चली जा रही है युवाओं की। और जो डिज़ायर की इच्छा पैदा होती है वो क्षणिक अपना, जो आप कह रही थी कौन सी मेटिंग साइट है, डेटिंग साइट हैं या मिलने जुलने के जरिए वो पूरा कर ले रहे हैं। उनको लगता है शादी का अर्थ तो यही है, उनको यह समझ में आया है। मैंने देखा था कि कुछ समाज ऐसे आयोजन करते हैं जिसमें अपने ही समाज के लड़के लड़कियों को भेजते हैं, जिसमें वो वहाँ मिले जुले और वो सेफ एनवायरनमेंट में। ये गुजराती समाज में भी मैंने देखा, ये भी अब शुरू हो गया है फैशन। हाँ, ये भी अभी सब समाज में नहीं है, क्योंकि जुटा पाना भी आसान नहीं है सबको। हाँ, ये हो गया है, ये भी एक प्रगतिशीलता है। शादी के संकट से ही ये पैदा हुआ है। नहीं तो यहाँ तो लोग लड़कियों को भेजते नहीं थे, कहते थे हमारी बेटी जाती है नीचे नज़र झुका के और मेरी बेटी आती भी है नज़र झुका के। अब कैसे भेज रहे हैं? ये काम तो रिवाज आदिवासियों में ना, जिसको सोहराय कहते हैं, वहाँ सोहराय का फैशन है कि एक दूसरे से मिलते हैं और फिर आप चुनते हैं अपने वर। हम उस स्थिति में आ गए शादी के संकट से। जैसे मैं तो मोहब्बत पे बात करना चाहती थी, लव पे, लेकिन लव का सवाल शादी में कन्वर्ट हो जाता है। और आपने कहा ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट है शादी जो है, तो लव पर से अपने आप में वो महानगरों में आराम से हो जाएगा, शादियाँ कबूल कर ली जाएंगी। हम उस दौर से गुजर रहे हैं एक समाज के तौर पे। सिर्फ ये कि हिंदू मुसलमान, लोअर लेवल पे हिंदू मुसलमान अगर ना हो, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का, जैसे हिंदू मुसलमान में भी पेचिश ये है, इतनी बार है, अगर किसी इंटरेस्ट है किसी पार्टी का, और उसमें भी होता है परिवार ही बेसिकली पेच करता है। और हिंदू मुसलमान वाले किस्से में भी मैं बताऊं, ज़्यादातर मामलों में मुसलमान समाज से शिकायत आ जाती है। आप जब थानों पर जाएंगी ना तो पता चलेगा किसी मुसलमान ने शिकायत दी है इस बात की। बाकी उसके बाद मामला बनना शुरू हो जाता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। और उसमें भी आप देखेंगी कि जो ऊंचे के समाज हैं, भाई इस दिल्ली के भी दायरे में बहुत शादियां हो रही हैं हिंदू में, कोई चर्चा होती है, वो बेचारे गरीब हैं जिनके लिए पिंकी चौधरी हल्ला करते हैं, वो गरीब हिंदू मुसलमान है। एक ऐसी शादी में हम शामिल हुए थे जिसमें हिंदू मुस्लिम शादी थी, दोनों कश्मीरी थे, एक कश्मीरी पंडित थे, एक कश्मीरी मुसलमान थे, उनकी शादी हो रही थी। और हमें तो बड़ी खुशी हो रही थी कि कोई हल्ला भी ना हुआ, कोई हल्ला नहीं, और आराम से शादी हो रही थी। ना मौलाना साहब को बुरा लगा, ना परिवार को बुरा लगा, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा भी होता है कि और लेकिन वो दोनों बच्चे जो हैं वो अमेरिका में थे और वो यहाँ शादी करने आए थे, ट्रेडिशनल शादी करने आए थे। तो इस तरह का था। अच्छा, मुझे एक चीज़ और दिखती है महानगरों में कि प्रेम की परिणति फिज़िकल इंटीमेसी में होती है, ठीक है, वो हो गई, उसको एंजॉय कर लिया, उसके साथ कुछ वक्त रह लिए, तो फिर जब माँ बाप अगर कोई प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं या कोई उससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है तो उसमें मूव ऑन करने का जो है चलन वो भी है। तो ये तो युवा अपने स्तर पे ही तैयार हैं इसके लिए और आगे बढ़ के ये कर रहे हैं, इसमें समाज कहीं से शामिल भी नहीं है। तो ये भी तो बेटर ऑप्शन का मामला है, बेटर ऑप्शन का मामला। कोई भी दुनिया में बेटर ऑप्शन पे चला जाता है, किसी भी चीज़ में। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम अस्थाई हैं प्रेम में, सारे प्रेम में जो शिकायतें आती हैं, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, अगर मान लीजिए कि कोई प्रेमी प्रेमिका दोनों होशियार टाइप है, वो एक प्रेम इधर भी कर लेते हैं, एक प्रेम उधर भी कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि उनमें बहुत शिकायत नहीं आती है। ये शिकायत ही विकल्प के न होने से आती है। तो हम इस तरफ बढ़ रहे हैं एक समाज के तौर पे। प्रेम एक बेहतर विकल्प के ही खोज में आता है। अगर बेहतर विकल्प के खोज में ना आता तो सबसे पहले तो उसको अपने इलाके में ही किसी से भी प्रेम हो जाता। भाई, प्रेम के दौरान उसने जो सौंदर्य बोध चुना है, मान लीजिए एक सुंदर लड़की है तो उसको हमेशा सुंदर लड़के से ही प्रेम होता है।
जो असुंदर लड़कों से प्रेम था वो तब का प्रेम था जो DDLG का प्रेम था। वो 1995 में असुंदर से होता था। हम लोग क्या लड़के कहते थे कि हम लोग देखते रह गए और बताओ वो उसके साथ चली गई। वो वजह ये थी कि उस लड़की को, सुंदर लड़के, भाई अजीब पेट्रियार्की परिवारों से हम लोग आते थे। हम लोगों को भी गऊ की तरह, घोड़े की तरह देखने की आदत थी। लड़कियों में जाते नहीं थे, बात नहीं करने आता था, मुंह लाल हो जाता था। और जो वो लड़के आदत वाले थे उनको पटाने आता था। तो हम लोग कहते थे बताओ उसके साथ चली। तो वो वक्त वही था। उसके बाद जो प्रेम ने चुनना शुरू किया लड़के लड़कियों ने, आप देखिए सुंदर लड़के को सुंदर लड़की से ही प्रेम होता है, और सुंदर को असुंदर से होता है, नॉर्मल को नॉर्मल से होता है, थोड़ा कम सुंदर को कम सुंदर से होता है। ये कैसे तय होता है भाई? ये प्रेम थोड़े नहीं तय करता है। ये प्रेम का सौंदर्य बोध जो जातीय है, और मोटाई दुबराई का है, काले सांवले का है, छोटा बड़े का है, लंबे चौड़े का है, ये सब तय करता है। उसमें मिक्स होता है प्रेम। तो ये जो प्रेम के बारे में जो हम कहते हैं कि एक पवित्र गाय है, ये सब इनके साथ वो पवित्र गाय है, इन सारे ऊंच नीच के साथ आत्मसात करते हैं। हाँ, आत्मसात करते हैं हम। और उसमें जातीय बोध भी उसी तरह होता है। शहरों में तो जिस तरह से जिम्स और एस्थेटिक्स, इतने महंगे एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट्स लोग ले रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं अपने को बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा डिज़ायरेबल बनाने के लिए, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। वो प्रेम उसके बुनियाद में कहीं प्रेम भी होगा ना। हो चुका वो अपने को जीवित रखने के लिए करते हैं। बाकी सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है किसी से जो इच्छा वो करे, लेकिन असल चीज अपने को स्वस्थ रखना है उसमें, और चिरायु बनना है। जैसे संपत्ति एक ऐसा संबंध है, पैसा एक ऐसी चीज है जो कि आपको लालच पर लालच देता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल का हो गया, उसको 45 का दिखने का, 40 का दिखने का शौक है, तो पैसा लगाता है और उस शौक को पूरा करता है। लेकिन वो एक बात को समझे कि जो भावनाएं हैं, वह भावनाएं उस रूप में नहीं बची रहती हैं जो अपने उम्र के तकाजे के साथ बची रहती हैं। जो 7 स्टेज ऑफ लाइफ कहा गया है, शेक्सपियर ने जो कहा, वो यूं ही नहीं कहा है। जैसे हमारे बहुत सारे मित्र आजकल धार्मिक हो जाते हैं, कहीं कहीं पार्क में मिलते जुलते, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप जो अपनी जवानी है वो बुढ़ापे में तब्दील मत करो, और बुढ़ापे को जवानी में तब्दील मत करो। और हो यही रहा है। समाज बहुत उटपटांग हो गया है। लोग 60 बरस में जो है पोता पोती अलग हैं, तो अब बिल्कुल जवान जैसे दिखते चाहते हैं, तो उसके लिए वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ उस भावना को जब आप लाएंगे, जो 30 की भावना है वो 60 में लाएंगे, तो थोड़े उटपटांग भी आप भोंडी लगते हैं। हो सकता है बहुत ऊपर के समाजों में ये दिक्कत ना होती हो, आमिर खान वाली दुनिया में, लेकिन हम लोग जिस समाज में रहते हैं, थोड़ा सामान्य समाज में, उसमें तो ये थोड़ा अलग चीज बन जाती है, अटपटा है। तो इसलिए सेक्सुअल डिजायर और प्रेम और दोस्ती, तीनों 3 तरह की श्रेणियां हैं। मुझे याद है आज से 15 साल पहले एक मुझे महिला मिली थी, और उन्होंने कहा कि सेक्स पार्टनर अलग होता है, लाइफ पार्टनर अलग होता है, और लव पार्टनर अलग होता है। इन्होंने 3 शब्द मुझे वो याद है दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में कहा था, मोहन सिंह कॉफ़ी हाउस में। मेरे लिए भी चौंकाने वाला था। मैं देहात का आया, छोटे शहर से, फिर दिल्ली आ गया, तो इतने फ़र्क मैं नहीं जानता था। मैं जानता हूँ कि प्रेम होता है, बाकी और भी होता है। लेकिन इन्होंने जो 3 श्रेणियाँ बताई, सेक्स पार्टनर, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर, तो मैंने उन्हीं से फिर समझा ये क्या खेला है। तो इस हिस्से में भी वो चीज़ें बटी हुई हैं। शब्दावली को अगर समझें तो हम समझ पाएंगे कि लाइफ पार्टनर वो हुआ जो संपत्ति संबंधों वाला है, लव पार्टनर वो हुआ जो बेचारा चिट्ठी लेके जीवन काट लेता है, कबूतर जा जा का गाना गा के, और सेक्स पार्टनर वो है जो तन को संतुष्ट, मतलब एक मन का प्यार, एक तन का प्यार और एक धन का प्यार। अरे बाप रे, ठीक ये 3 तरह के प्रेम हैं, और जिससे ये दुनिया बनी हुई है। मेरा ये मानना है वो ठीक ही तीनों शब्द से, और इन तीनों को मिला देते हैं तो एक जीवन बन जाता है। तन, धन और मन, लाइफ पार्टनर, और क्या बोला मैंने, लव पार्टनर और सेक्स पार्टनर। बाप रे, ये 3 तरह की दुनिया, आधुनिक दुनिया बनती है, जिसमें पैसा है। यानी कि एक तो यह कि समृद्धि आई है, समृद्धि ने हमारे सोचने और जीने के तरीक़ों को बदला है, मोहब्बत के रिश्तों को भी बदला है, माँ बाप के साथ बच्चे के रिश्ते को बदला, और समाज के साथ बच्चे के रिश्ते को बदला है। यानी कि जो माँ बाप का दिया हुआ समाज है, उसके साथ तो बच्चे का कोई रिश्ता ही नहीं बचा है, वो तो अपनी दुनिया अलग बसाया है। जब उसके ज़मीन से रिश्ता नहीं बना, उसके गांव और गवांड से रिश्ता नहीं बचा, मतलब रिश्तेदारी नातेदारी से, तो बाकी हवा में कैसे बचेगा। हाँ, ये तो माँ बाप को आज से 40 साल पहले ही सोचना था, जब वो देश बदल के और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे।
जब वो कर रहे थे तो ये सोचना था कि जो हम ज़मीनों से उजड़ रहे हैं, अपने रिश्तों से उजड़ रहे हैं, अपने संबंधों, शहरों, देहातों से उजड़ रहे हैं, तो जब हम उजाड़ के नए शहर में जाएंगे तो ये बच्चा तो वैसे ही उजड़ा हुआ मिलेगा। तो हमने जो बोया है हम उसी को काट रहे हैं। बेसिकली यह सांस्कृतिक भगोड़ापन है हमारा, जिसको हम भुगत रहे हैं इस मुल्क में। और एक बड़ी उत्पादक आबादी जो देहातों से, छोटे शहरों से कट कर आई है, वह वाकई अपने जड़ों से कटी हुई एक अजीब सी चीज है जो कि फल फूल रही है। तब परंपरागत समाज तो बहुत बदल जाएगा, बदल चुका होगा। और इस उम्र के बच्चे अभी जो लेट 20s में, अर्ली 30s के बच्चे हैं, उनके यहाँ तो चाचा और ताऊ और कहना नहीं जानते, है ही नहीं। अभी 2 दिन पहले की बात है, हाँ। 2 दिन पहले की बात है कि एक बेटी को भी एक सामने छोटी बच्ची आंटी कह रही थी, और बेटी की माँ को भी वो आंटी कह रही थी, और बेटी की नानी को भी वो आंटी कह रही थी। वो तीनों एक के बाद एक थे, और मैं वहाँ कॉलोनी से गुजर रहा था, और तीनों एक ही शब्द से तीनों को संबोधित किया। आंटी, वो जो आंटी हैं वो आंटी आपकी क्या लगती है? तो शब्दावलियां हमारी नहीं है तो परंपरा भी नहीं है। भाई शब्दावली नहीं थे ना, एक बोध है, और वो बोध खत्म हुआ है, इसमें अविश्वास पैदा हुआ है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जिसको भौतिक रिश्ते कहते हैं वो हुए। भौतिक रिश्ते, भौतिक रिश्ते मतलब आप समझिए कि पैसे के लेन देन के, सिर्फ पैसे के रिश्ते। ओके। पैसे का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, मतलब रिश्ता ये है कि हम सभी अपने अपने फ्लैट में रहते हैं, हम सभी अपने फ्लैट में उजाला करते हैं, हम सभी अपने फ्लैट में दिवाली मनाते हैं, हम सभी अपने फ्लैट में केक काटते हैं, जश्न करते हैं उस 3x2 के कमरे में जो भी है वो, और उसमें हम एक दुनिया आबाद करते हैं। हमने कहा था हम सुख लाएंगे आधुनिक बनकर, हमने कहा था आराम लाएंगे, आनंद लाएंगे, हम दुनिया को बड़ा करेंगे। क्या ये बड़ा करना है कि हम गांव और कस्बों से निकले और एक कमरों में सिमट गए, और उसमें उसकी मनाई हुई खुशियों को हम डिजिटल पर ले आते हैं, मोबाइल पर, और पूरी दुनिया में फैला देते हैं कि ये जो 2 लोगों ने केक काटा है वो टेक इट माय फ्रेंड्स एंड गाइस, यही कहते हैं ना लिख के फेसबुक पर। हम इतने नकली लोग हैं, और आप कह रही हैं परंपरा से कटे। अरे हम बस जिए जा रहे हैं, हम क्यों जिए जा रहे हैं इसका जवाब नहीं है बहुत। आप सोचिए कि हम जिन शहरों में रहते हैं, हम जहर खाते हैं, जहर पीते हैं, जहर सांस लेते हैं, और हम कहते हैं हम सबसे महंगी जगहों में रहते हैं। ऐसा मूढ़ समाज कहाँ बना होगा जहाँ सबसे ज़्यादा महंगे फ्लैट होंगे, और सबसे ज़्यादा प्रदूषण होगा, सबसे ज़्यादा क्राइम होगा, सबसे ज़्यादा वैमनस्यता होगी, और सबसे ज़्यादा पीपुल डिस्कनेक्ट एक दूसरे से होगा, और वह दुनिया का सबसे बड़ी बादशाह की जगह दिल्ली कही जाती होगी। ऐसा कहाँ होता है? हाँ, कोई फायदे का सौदा नहीं किया हम लोगों ने, घाटे का ही मतलब किया। जो भी किया हम जिए जा रहे हैं बस, और हमें जिलाया, मतलब मैं पिछली बातचीत में भी आपसे कह रहा था कि हमने कुछ भी तय नहीं किया है। हमने नहीं तय किया है कि किस शहर में रहना है, किस इलाके में रहना है, हमारी नदियाँ कैसी होंगी, हमारे पेड़ कैसे होंगे, हमारे संबंध कैसे होंगे, हिंदू मुसलमान कैसे रहेंगे, अगड़े पिछड़े कैसे रहेंगे। ये समाज ने नहीं तय किया है, यह राजनीति के डिक्टेशन ने सत्ता पाने के लिए हमको दिया है, और कारपोरेट के जरिए दिया है। हम सिर्फ वो लोग हैं जो मशीन के कलपुर्जे हैं, जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं, कोई डॉक्टर के रूप में, कोई इंजीनियर के रूप में, कोई सफाई कर्मचारी के रूप में, कोई पत्रकार के रूप में, कोई बुद्धिजीवी के रूप में, कोई कूड़ा कचरा, जिस रूप में भी मन करे हम इस्तेमाल होते हैं। हम तय कुछ भी नहीं करते। पता नहीं, कहने को हम इतने बढ़ चुके, इतने एकांकी हो गए, इतने तन्हा हैं हर समाज के लोग, लेकिन नफ़रत में, सांप्रदायिकता में हम सब एकजुट हो जा रहे हैं। ये बहुत अजीब है। जब मैं मोहब्बत पर बात करना चाह रही थी तो मैं रिसर्च कर रही थी, तो हर बार वो हिंदू मुस्लिम की बाइंड्री आ जा रही थी कि इंडिया में मोहब्बत करना बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। मैं सोच रही थी कि भाई यही एक मसला बचा, मोहब्बत के सामने और कोई मसला ही नहीं बचा, सिवाय इसके कि अगर आपने जिससे मोहब्बत कर ली वो आपके धर्म का नहीं है तो ही एक मसला है। तो ठीक है, आधुनिक समाज शायद इसको भी हल कर लेगा या कर ही रहा होगा, कैसे करेगा ये भी सामने आ ही जाएगा। और बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या इस तरह के नफरती जो लोग हैं उनकी कितनी चलेगी। आर्थिक डायमेंशन में देखेंगी ना तो और बेहतर चीज़ें समझ में आती हैं। कई बार ये बुनियादी तौर पर
आर्थिक जो जरूरतें हैं उससे मिसलीड करने के लिए, उसको डिरेल करने के लिए ये सारे मुद्दे हैं। ये आज से भारत नहीं कह रहा है, ये लगातार कह रहा है। इसको कोई सरकार ताकतपूर्वक स्वीकार नहीं करती, क्योंकि सभी सरकारों का लाभ है। जैसे सरकारों ने एक समय में जातीय बाइनरी में इस देश को बांटा, और वो बांटा कि तुम अगड़े, तुम पिछड़े, तुम दलित, तुम ये, उसका लाभ कमा लिया। सामाजिक न्याय के दौरान उसका पूरा लाभ सभी पार्टियों ने चूस लिया। अब वो रिजिम खत्म हो गया सामाजिक न्याय वाली पार्टियों का, उसमें लालू, मुलायम या कांग्रेस फलित फूलित हुई। अब जब उसको पूरा आपने चूस लिया तो आप सेकंड चीज का दोहन करेंगे ना। पहले एक पहाड़ तोड़ा, दोहन किया, उसमें से अबरख निकाला, अब दूसरा पहाड़ तोड़ो, उसमें से कोयला निकालो। वैसे ही मानव समाज है। पहले तुमने मानव समाज के तोड़ के टुकड़े किए जातीय आधार पर, अब जब सब तुमने चूस लिया तो एक नई पार्टी आई जो कि जातीय राजनीति की नहीं थी, धार्मिक राजनीति की थी। उसने धर्म का एक पहाड़ खोद दिया, उसको चूस रहे हैं। अभी ये कितने दिन चलेगा? चलेंगे कुछ दिन और, जब तक ये देश, आप देख रहे हैं कि ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया है, उससे थोड़ा असर हुआ है इस देश में कि भाई हमारे 56 इंच इतने मजबूत नहीं हैं। अब जो है ईरान को लेकर देखिए कि हमारे यहाँ स्थिति बहुत खराब है। शुरू में कहा कि कोई असर नहीं, अब खूब असर दिखाई दे रहा है, बहुत असर है, काफ़ी असर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक पॉलिटिकल रिजीम है। ना हमने वो पहाड़ तुड़वाया था, ना हमने ये पहाड़ तुड़वाया है। उस समय हमसे कहा गया कि ये पहाड़ तोड़ो, तो हम जातियों में बंट गए, आरक्षण में लड़ाई लड़ी। फिर उसके बाद कहा गया नहीं साहब अब ये बाबरी मस्जिद वाला पहाड़ तोड़ो, तो इसको हमने तोड़ दिया। उसके बाद कहा गुजरात का पहाड़ तोड़ो, तो हमने गुजरात का तोड़ दिया। हमने कुछ नहीं किया है। मैं जब ये कह रहा हूँ मैडम कि हमने कुछ नहीं किया है, यानी समाज लगातार कमज़ोर होता गया है और पॉलिटिक्स लगातार ड्रिवन पावर बनती चली गई है। और जब समाज संचालित जिस राजनीति को करना चाहिए था, राजनीति समाज को संचालित करती है, क्योंकि समाज में कारपोरेट ने पैसा नहीं लगाया है, बल्कि नीति नियंता बनाने वाला चूंकि राजनीतिज्ञ है, वह सत्ता पर बैठता है। इसलिए कारपोरेट जो इस देश का है वो राजनीति में पैसा डालता है, और राजनीतिज्ञ पैसे के दम पर समाज को अपने में समेट लेता है। अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, दाहिने बाएं, जो बनाना हो वह बनाकर। इस देश में किसी भी लड़ाई को अगर आप देखेंगे तो आधुनिकता की प्रक्रिया में जितना मिलना था उतना ही मिला है। जैसे कोई कहे कि इस देश में सरकारीकरण खत्म हो गया और प्राइवेटाइजेशन आ गया और इससे हमारी मुक्ति हो गई, यह एक बकलोल थियरी मैं मानता हूँ। मैं इसको यूँ मानता हूँ कि जब तक इस देश का कैपिटलिस्ट वर्ग, कारपोरेट तबका मजबूत नहीं था, छोटा बनिया था, तब तक उसको सरकारीकरण की ज़रूरत थी। जैसे जैसे सरकारीकरण के ठेके, पट्टे और छोटे काम और जॉब वर्क जिसको कहते हैं, वो लेते लेते जैसे वो इतना बड़ा हो गया कि वह सरकार को खरीद ले, पूरी दुनिया का कारपोरेट, वैसे वैसे 1990 के बाद यहाँ लिबरलाइजेशन आ गया। आप कहते हैं कि लिबरलाइजेशन आने के बाद, निजीकरण आने के बाद दलितों पिछड़ों को नौकरियां ज़्यादा मिली। अरे साहब, उसके रहते भी नौकरियां मिल सकती थी और ज़्यादा सुविधाजनक हो सकता था, लेकिन ना हमने उसको तय किया था और ना इसको तय किया। जी, तय जिन्होंने किया उन्होंने लिबरलाइजेशन ला दिया और बना दिया। तो ये भ्रम कि हम कुछ तय करते हैं एक समाज के तौर पे, एक जनता के तौर पे, एक वोट देने वाले मतदाता के तौर पे, ये भ्रम है। ये भ्रम है जो मेटा नैरेटिव है या जो मेटा एक्शन प्लान है वो कहीं और से आता है। हम एक्टर्स हैं उसके अंदर के। आप चुनाव देखिए, चुनाव में मतलब धीरे धीरे हम प्रेम की बात कर रहे थे, लेकिन आप देखिए कि सभी राज्यों में क्या खौफ है। अगर आप असम की बात कर लें या पश्चिम बंगाल में, उसमें यही खौफ दिलाया जा रहा है कि अगर बीजेपी नहीं आई तो इसका हाल बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? मुसलमान आ जाएंगे और ज़्यादा आ जाएंगे, हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे। ये जो क्या वाला सवाल है, दूसरा सवाल क्या करते हैं, पत्रकार भी करते हैं कई बार, तो यही है, या समाज करता है या विरोधी करते हैं, तो क्या मुसलमान आ जाएंगे, हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, हमारे साथ ये कर। इसका तथ्य में जब हम जाते हैं, जब इसके क्राइम हिस्ट्री में जाते हैं, जैसे बहुत सारा सच हमारे यहाँ छुपाया जाता है क्योंकि वो राजनीति को पसंद नहीं। जैसे दलितों पर सबसे ज़्यादा हमले पिछड़े करते हैं, लेकिन ये पिछड़े जाति के नेता इस बात को कभी नहीं कहते, वो हमेशा सवर्ण की बात करते हैं। इसी तरह जब हम अपराध की बात करते हैं तो कभी कोई पिछड़ी जाति का नेता, सवर्ण नेता, सेकुलर भी,
और दलित समाज का भी सेकुलर नेता ये नहीं कहता कि जो मुसलमान लड़कियों पर अपराध, हिंदू लड़कियों पर अपराध हुए हैं, या हिंदू परिवारों पर जो अपराध हुए हैं, या हिंदुओं की जो ज़मीन कब्जा की गई है, या हिंदुओं को जो जेल में मारा गया है, या सड़क राह चलते एक्सीडेंट कराया गया है, इसको करने वाले 0.11% मुसलमान, ये नहीं बताते। इसका मतलब आप समझ रही हैं ना, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ऐसा नहीं कि फला पार्टी या ढेमका पार्टी। तो मुसलमान का झूठा भय, देखिए ये एक इकोसिस्टम है, उसमें मुसलमान भी शामिल है। मैंने अभी आपसे कहा कि असम में जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुसलमानों के खिलाफ शिकायत करने वाले सबसे ज़्यादा मुसलमान थे असम के, पहला मुसलमान। बाद में बीजेपी ने करना शुरू किया। वो बांग्लादेश से आए, कहते हैं मुसलमानों को मियाँ कहते हैं, अपने को वहाँ मुसलमान कहते हैं। तो मुसलमानों ने मियाँओं के खिलाफ शिकायतें दी और खूब हुआ। अच्छा, ये फाड़ है विद इन मुस्लिम? हाँ, देखिए ये आर्थिक फाड़ है ना। वो गरीब है, मियाँ लोग गरीब हैं, हाँ, थोड़े और मुसलमान लोग थोड़े बेहतर थोड़े हैं। ठीक है, मतलब गरीब सब हैं, उसी में थोड़े ठीक है। इनके पास अस्थाई जगह है, उनके पास अस्थाई जगह है। और मियाँ हुआ कुछ नहीं है वहाँ, सब मुस्लिम है, सबके पास प्रमाण है। सरकार खोज नहीं पाई है अब तक कि जो बांग्लादेश या कहीं से आए हों, तो इसलिए हम इस डायलेमा में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जातीय वैमनस्य और आर्थिक वैमनस्य भी बड़ी चीज होती है। हाँ भाई। इस देश में अंग्रेजों के सबसे बड़े साथी हिंदुस्तानी ही थे। तो उसी तरह इस देश में जिन जातियों पर जुल्म हो रहा है, उन पर जुल्म कराने वाले बुनियादी तबके भी इन्हीं समाजों के हैं। तो हमारा कहना है कि आप कहेंगे कि ड्रिवन क्या पावर है, मैं कहता हूं ड्रिवन पावर को पावर कौन दे रहा है? वो तो नीचे से दे रहा है। तो तुम अपने समाज को तो देख लो थोड़ा। तो ये झूठ होता रहता है इस देश में, और वह पूरे प्रेम पर है। तो ये असम में और बंगाल में भी ये कहा जा रहा है कि मुसलमान आ जाएंगे तुम्हारी बेटियों को ले जाएंगे। हाँ, ये सब जगह एक ही जैसी बात है। अच्छा। इससे आगे की कोई बात नहीं होती। मुस्लिम कंट्रीज में इतना हिंदू जाके काम करता रहता है, वहाँ बच्चे जवान हो रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं, वहाँ तो कोई मुसलमान किसी हिंदू के बच्चे को नहीं ले जा रहा है। अब ये सवाल तो समझदारी के ऊपर है। जैसे कल जिस पार्क में टहलने जाता हूँ, वहाँ मैंने कहा कि तमिलनाडु में बहुत सारे परिवारों में, ज़्यादातर परिवारों में पहली शादी मामा से होती है। हिंदू परिवारों में? हाँ, हिंदू परिवारों। किसी को पता ही नहीं, कोई स्वीकार ही करने को तैयार नहीं। तो कहावत है हमारे पिताजी मेरे कहते थे कि लइका के पढ़ावा अच्छा है घुमावा। मतलब या फिर पढ़ाओ तो भी ज्ञान हासिल होगा, दुनिया समझेगा, फर्क समझेगा, वैरायटी समझेगा, बहुलतावाद समझेगा देश का, और नहीं तो घुमाओ, उससे भी देश समझेगा, ज्ञान आएगा। हाँ, आप इसी देश में अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में दहेज का पहला सामान ही सांड है। आप गूगल कर लीजिए और रील देख लीजिए। अच्छा। खूब रील बना रही हैं आजकल अरुणाचल की महिलाएं, खूब। क्योंकि अरुणाचल एकमात्र राज्य है जहाँ की गैर भाषी हिंदी भाषी राज्यों में सबसे ज़्यादा हिंदी सभी समुदाय बोलते हैं। वजह यह है कि वहाँ छोटे छोटे ट्राइब हैं, तो लिंक लैंग्वेज है। हाँ, तो नहीं छोटे, हाँ, लिंक लैंग्वेज है बेसिकली। तो छोटे छोटे ट्राइब एक दूसरे की ट्राइबल भाषा नहीं समझ पाते, तो आपस में तो ट्राइबल भाषा में बात करते हैं एक दूसरे समुदाय, एक समुदाय से। लेकिन अगर दूसरा समुदाय है तो हिंदी बोलते हैं। तो वहाँ खूब हिंदी में आपको रील मिल जाएंगे। कोई भी देश का नागरिक जिसको मेरी बात पर अविश्वास है वो गूगल कर ले और जरा स्क्रॉल कर ले अरुणाचल की, दर्जन दर्जन भर मिथुन दिखाई देंगे आपको। उसको मिथुन कहते हैं। मिथुन, हाँ, सांड जो है बैल है बेसिकली, और वहाँ वो दहेज में है, और 5-7 से कम तो कटते ही नहीं है। तो हमारा कहना देश क्या 5-7 से कम नहीं कटते हैं। कटते हैं? हाँ, बारात खाई और क्या, दहेज में काटने के लिए खाते और क्या करते हैं। इसमें कोई ऐतराज नहीं है भारत को। मैंने यही कहा कि इन मूर्खताओं के बीच हम जीते हैं, इसलिए हम प्रेम पर प्रतिबंध लगा पाते हैं, हम समाज पर लगा पाते हैं। पॉलिटिक्स ड्रिवन जब है तो विवेक खत्म हो जाएगा। जब तक सोसाइटी ड्रिवन होता है तो सोसाइटी का मतलब होता है सोसाइटी को बचाना और सोसाइटी को अपलिफ्ट करना। पॉलिटिक्स का ये मकसद नहीं होता है। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ सत्ता पाना होता है, चाहे अपलिफ्ट हो और चाहे डाउन लिफ्ट हो, चाहे कूड़े में चला जाए समाज, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये 2 उदाहरण है, एक पूरब में है और एक दक्षिण में है। ये 2 उदाहरण है और ये देश ऐसे बनता है। आप इस देश में, हम कहते हैं सुबह शाम दूध पियो, इस देश में एक बड़ा तबका है जो कभी दूध ही नहीं पिलाता। मैं अभी गया था आंध्र और तेलंगाना के आदिवासियों से मिलने, वो 10-10 गायें रखे हुए हैं बेचारे, कभी किसी ने एक बूंद दूध नहीं पिया है। हाँ, छूते नहीं दूध। क्यों? वो कहते हैं हमारे यहाँ दूध नहीं पीते, हम नहीं पीते हैं दूध। कल्चरली वो नहीं पी रहे हैं। अच्छा।
तुम्हारा कहना कि हम हमारे मतलब जो बुजुर्ग हमारे कह गए, मैं तो मेरे पिता कहते थे इसलिए मैं कहता हूँ कि लड़का के पढ़ावा और ना ही तक घुमावा। बुद्धि दोनों से आती है, तजुर्बा उसी से आता है। हजूर भाई मैं आपको 3 उदाहरण बताया ना, इसलिए गाय खाना है कि सुअर खाना है कि नहीं खाना है कि शाकाहारी रहना है कि मांसाहारी रहना, जो मन करे सो तुम करो, लेकिन जैसे ही देश को मंदबुद्धि आप बनाएंगी तब तो डिक्टेशन से आप भोजन देंगी, और यही हो रहा है इस देश में। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये देश, और बहुत मोहब्बत पर भी इसीलिए रोक है, हाँ, प्रेम पर भी इसीलिए रोक है। और ये देश जितना प्रेम करने देगा चुपचाप, जितना बच्चे साथ पढ़ेंगे, जातीय भिन्नताएं जितनी कम होंगी, हम विकास उत्तरोत्तर और बेहतर करेंगे। जातीय ठसक मानने वाला कोई भी समाज बहुत आगे नहीं जाता है। कुछ राज्य जो हैं दक्षिण में, जैसे तमिलनाडु, भयंकर जातिवादी राज्य है, लेकिन वह उसका एक पुराने ढंग का सिस्टम है, जो अपनी जातियों में शादी का सिस्टम है और उसी में वो खुश रहते हैं, उनका एक अपना तरीका है। उन्होंने विकास किया। हमारी तरफ मिक्स सोसाइटी विकास नहीं कर सकती जाति बंद, या फिर आप जाति से बाहर मत निकलिए, वहीं रहिए, उसी खोपचे में रहिए तो ठीक है, फिर आप अपने में करिए शादी, उसमें उन्नत होइए। लेकिन आप ऐसा भी चाहेंगे कि दिल्ली जैसा देश बनाएं? नहीं, वहाँ के नेताओं से तो आपने विकास मांगा नहीं, तो बच्चों को तो बाहर भेजना पड़ेगा। और जब बिहार के बच्चे बाहर आएंगे और ब्याह शादी तो ब्याह शादी और संबंध भी यहीं बनाएंगे, फिर अब रोना गाना किस बात का है। ठीक बात है। तो पर्पस ये था कि ये समझें कि इस देश में मोहब्बत इतनी जटिल प्रक्रियाओं से क्यों गुजरती है और इतने जटिल सवाल क्यों बना हुआ है। कुल मिलाकर के आधुनिकता के दबाव में हम बदल रहे हैं समाज के तौर पे, हम सोच समझ के नहीं बदल रहे हैं। आधुनिकता की प्रक्रियाओं में जो भी प्रोसेसेस हैं आधुनिक समाज के शहरों के अंदर, उससे हम बदल रहे हैं। लेकिन अगर माँ बाप अपने बच्चों को इस दबाव से मुक्त करें कि और ये माने कि वयस्क होने की प्रक्रिया का हिस्सा है अपोजिट सेक्स के साथ आकर्षित होना, उससे मेलजोल बढ़ाना, उससे दोस्ती होना, इस प्रक्रिया में मोहब्बत भी होगी, दोस्ती भी होगी, हो सकता है आगे जा कर के शादियाँ भी हों। इसको स्वीकार करें, इस बोझ से बाहर आएँ। हो सकता है हमारे बच्चे बहुत बेहतर कर सकें ज़िंदगी में, दबाव से मुक्त होकर के। जो समय उनको पढ़ाई में लगाना है, अपने नेचुरल टैलेंट को आगे बढ़ाने में लगाना है, वो शायरी में और दुख भरे गीत सुनने में और खून से चिट्ठियाँ लिखने में, या पता नहीं किस किस तरह के दबाव में वो गुजार रहे हैं, उससे वो हम माँ बाप ही उनको मुक्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपके पास इतनी अंतर्दृष्टि होती है समाज की, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू।